अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 586 से 590। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 586 गोल्डन कौवे आत्मा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 586 गोल्डन क्रो की आत्मा। जो व्यक्ति गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के प्रवेश द्वार पर आया था, वह वास्तव में लिटिल डेमन महारानी थी। वह गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन के सामने खड़ी थी और उसकी ग्रे आस्तीन धीरे धीरे लहरा रही थी। उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई, फिर धीरे से दानव सम्राट की मुहर को पकड़ लिया। उस क्षण दानव सम्राट की मुहर से निकली रोशनी और भी गहरी और गर्म हो गई और धीरे धीरे टिमटिमाने लगी। झिलमिलाहट की आवृत्ति गहन संरचना के केंद्र में गोल्डन क्रो के सिलहूट के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज थी, जैसे कि इसने किसी प्रकार की प्रतिध्वनि विकसित की हो। छोटी दानव महारानी ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी लंबी नाजुक उंगलियां काट दी। तुरंत उसकी उंगली की नोक से चमकीले लाल रक्त की एक बूंद निकली और दानव सम्राट की मुहर पर गिर गई। उस समय दानव सम्राट की सील आग की लपटों में टिमटिमा रही थी और एक लाल सोने की लौ उठी और प्रचंड आग में दानव सम्राट की सील को घेर लिया और लंबे समय तक नहीं बुझी। लिटिल डेमन महारानी ने अपनी उंगलियां फैलाई, हल्के से नृत्य किया और उसी क्षण उसकी उंगलियों के बीच से खून की एक और बूंद निकली, जिसने एक लाल निशान बना दिया, जो सीधे गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन की ओर उड़ गई। ये गहन संरचना के केंद्र में सुनहरे कौवे के छाया चित्र पर उतरा। गहन संरचना के केंद्र में उसी लाल सोने की लपटों का एक गोला जलने लगा। छोटी दानव महारानी ने दानव सम्राट की सील को पकड़ लिया, ऊपर उड़ गई और उसी क्षण जब दानव सम्राट की सील ने गहन संरचना के केंद्र को छुआ, तो उसके दानव सम्राट के रक्त के कारण जल रही आग की दो गेंदें एक साथ विलीन हो गईं। दानव सम्राट की सील ने फुसफुसाहट की आवाज की और गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन भी फुसफुसाहट की आवाज कर रहा था। इसके बाद एक ही समय में विलीन होती लपटों के दो गोले अचानक बाहर निकल आए। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली को सील करने वाली गहरी संरचना भी इस समय तेजी से घुलने लगी, जब तक कि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के रास्ते का एकमात्र प्रवेश द्वार लिटिल डेमन महारानी के सामने पूरी तरह से प्रकट हो गया था। छोटी दानव महारानी की आंखें पानी की सतह की तरह शांत थीं। उसने दानव सम्राट की मुहर को हटा दिया। उसका छोटा शरीर एक भूरे रंग की छाया के रूप में उभरा, जिसे सामान्य लोगों की आंखें भी नहीं पहचान सकी, और वह बिना आवाज किए गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में चली गई। अगले आधे महीने में ये गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली की शुरुआती अवधि होगी। 5 वर्षों के समय में इसने पहले से ही अपने भीतर बड़ी मात्रा में अग्नि आत्मा और बिजली की आत्मा को पुनः भर लिया था। यहाँ की जमीन लाल थी, लेकिन आसमान बैंगनी था। देखते ही देखते अनगिनत लपटें लहरा रही थी और अनगिनत वज्र फुफकार रहे थे। कभी कभी अचानक 30 मीटर से अधिक ऊंची आग की लपटें उठती थी या गरजती हुई गड़गड़ाहट नीचे गिरती थी। भले ही यहाँ और बाहर के बीच केवल एक गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन था, यह नियमों और निर्माण की तरह था। दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। लिटिल डेमन महारानी पूरी गति से एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर बढ़ रही थी। उसने आग की लपटों और बिजली के झटके को अपने आप में उलझने दिया, लेकिन चाहे आग की लपटें और बिजली कितनी भी तेज क्यों न हो, वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। मध्यम दर्जे की चेतना वाली कुछ अग्नि आत्माओं को लगा कि उसके चारों ओर की आभा जल्दी से भाग जाएगी, और करीब आने की हिम्मत नहीं की। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली अविश्वसनीय रूप से विशाल और विस्तृत थी। लिटिल डेमन महारानी ने बिना कुछ रोके अपनी सारी शक्ति अपनी गति पर केंद्रित कर दी। उसकी गति इतनी तेज थी जैसे अचानक चमकती बिजली, लेकिन फिर भी 2 घंटे से अधिक समय के बाद भी वह अभी भी बिजली और आग की लपटों से घिरी हुई दुनिया में थी और इसका अंत नहीं देख पा रही थी। पूरे 4 घंटे के बाद एक पहाड़ी की दीवार जो पूरी तरह से लाल सोने की लपटों से ढकी हुई थी, उसके सामने दिखाई दी। छोटी दानव महारानी का शरीर मुड़ गया और पहाड़ी की दीवार के सामने जा गिरा। उसके सामने एक गोल्डन क्रो प्रोफाउंड फॉर्मेशन था, जो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली को सील करने वाले फॉर्मेशन के समान था, सिवाय इसके कि यह गहरा फॉर्मेशन 1/3 छोटा था और गोल्डन क्रो का सिलहूट और भी गहरा था। लिटिल डेमन एम्प्रेस की ठंडी अकेली आंखें आखिरकार हलचल के एक पल में प्रकट हुई। ये जगह, ये पहली बार नहीं था कि वह यहाँ आई थी, लेकिन इस बार उसकी मनस्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। अतीत में उसके पास केवल असहायता और इच्छा थी, लेकिन इस बार उसके हाथों में दानव सम्राट की मुहर थी, जो वापस आ गई थी। दानव सम्राट की सील को पकड़कर छोटी दानव महारानी ने झिझकना बंद कर दिया।
धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसके शरीर ने गहरी नींद को छुआ, दानव सम्राट की सील आग की लपटों में चमक उठी और आग का एक गोला फट गया और फैल गया, जिसने छोटी दानव महारानी को ढक लिया और उसके शरीर को धीरे धीरे गहन संरचना में ले आया। छोटी दानव महारानी के सामने की दुनिया तुरंत बदल गई। बिजली और आग की दुनिया से उसने सुनहरे रंग से भरी बिना किनारे वाली दुनिया में कदम रखा। दानव सम्राट की मुहर पकड़े हुए छोटी दानव महारानी एक घुटने पर झुक गई और बड़े सम्मान से कहा, ब्रह्मपूर्ण दानव शाही परिवार के 12वें सम्राट, गोल्डन क्रो के वंश के 11वें उत्तराधिकारी हुआई कई गोल्डन क्रो दिव्य भगवान का स्वागत करते हैं। हा 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 हा। जैसे ही छोटी दानव महारानी ने बोलना समाप्त किया, इस सुनहरी दुनिया में एक लापरवाह महिला की तेज हंसी सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी मानो आसमान से आ रही हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी था जैसे यह उसके कान के करीब हो। भले ही लिटिल डेमन एम्प्रेस की गहन शक्ति सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे में स्तर 5 तक ऊंची थी, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त इस ध्वनि के तहत काम गया। तुम्हारे मायावी दानव शाही परिवार को 100 साल हो गए हैं। आप अंततः आज आ गए, लेकिन ये केवल एक महिला है। ऐसा लगता है कि आपके वंश के साथ इस महान व्यक्ति का भाग्य समाप्त हो गया है, फिर भी आप यहाँ क्यों आए? स्त्री की आवाज भयानक लपटों की तरह थी। उसके शब्दों ने छोटी दानव महारानी को भ्रमित कर दिया, जिसने अपना सिर उठाया और कहा, 100 साल पहले पिता और भाई दोनों एक के बाद एक मुसीबत में थे और दानव सम्राट की मुहर भी 100 साल के लिए खो गई थी। ये हाल तक नहीं मिला था, इसलिए हमें 100 साल की देरी हो गई। भले ही मैं एक महिला हूँ, मैं दानव सम्राट के वंश की एकमात्र प्रत्यक्ष वंशज हूँ और मुझे शुद्ध दानव सम्राट का रक्त विरासत में मिला है। गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड, कृपया मुझे बर्निंग वर्ल्ड का गोल्डन क्रो रिकॉर्ड और दानव सम्राट के कबीले को पुनर्जीवित करने के लिए पैतृक वंशावली प्रदान करें। आपको जलती हुई दुनिया का गोल्डन क्रो रिकॉर्ड और पैतृक वंशावली प्रदान करें। हाँ 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 हाँ, तुम सचमुच दयनीय और भोले हो। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा था? जैसे ही आपने यहाँ प्रवेश किया, मुझे पता चल गया कि आपके वंश के साथ मेरा भाग्य समाप्त हो गया। गोल्डन क्रो दिव्य भगवान के शब्दों का क्या अर्थ है? छोटी दानव महारानी ने अपनी भौहें बंद कर ली और बिना समझे कहा, मेरा क्या मतलब है? तुम सचमुच पूरी तरह से अनुभवहीन हो। आपके दानव सम्राट के कबीले में पिछले 10,000 वर्षों से दानव सम्राटों की 10 पीढ़ियां रही हैं और दानव सम्राटों की 10 पीढ़ियों में सभी पुरुष थे। वहाँ कभी कोई महिला नहीं थी। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि यह केवल एक साधारण संयोग था और पुरुषों का महिलाओं से श्रेष्ठ होना एक सामान्य रिवाज था? ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते थे कि आपके जैसे नश्वर शरीर के साथ केवल पुरुष ही गोल्डन क्रो पैतृक रक्त को सहन कर सकते हैं। छोटी दानव महारानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसने कहा, क्यों? भले ही मैं एक महिला हूँ, मेरी विरासत सीधे तौर पर राक्षस सम्राट के वंश से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राक्षस सम्राट के वंश के वंशज हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एक महिला हैं। लॉ जैसी महिला की आवाज ने बेरहमी से कहा, पुरुषों का शरीर यांग है और महिलाओं का शरीर यिन है। एक नश्वर महिला के शरीर के साथ सामान्य गहरी लपटों को नियंत्रित करना सहनीय है, यहाँ तक कि फीनिक्स की लपटें या वर्मिलियन बर्ड की लपटें भी ठीक होंगी, लेकिन मेरी गोल्डन क्रो की लॉ दुनिया की सबसे भयंकर यांग आग है। यिन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इस समय आपके पास गोल्डन क्रो के रक्त का केवल एक पतला निशान है और आप पहले से ही दिन रात जलन से पीड़ित हैं। आप पीड़ा में हैं और आपका जीवन बहुत छोटा हो गया है। यदि आप पैतृक वंश को धारण करते हैं तो आपका आंतरिक रक्त प्रवाह पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा और आप जीवन भर दर्द से पीड़ित रहेंगे। इसके अलावा आप अभी भी कुंवारी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण यिन अभी भी आपके शरीर में है। यदि आप पैतृक रक्त स्वीकार करते हैं तो 3 दिनों के भीतर आपकी रक्त रेखा की ज्वाला ऊर्जा विस्फोटित हो जाएगी और आप ऐसा करेंगे 5 दिन के भीतर आग में जलकर मर जाओ। छोटी दानव महारानी, ये सच था कि मायावी दानव क्षेत्र के दानव सम्राटों की 10 पीढ़ियां सभी पुरुष थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह अजीब था, क्योंकि सम्राट के रूप में एक आदमी का होना हमेशा सामान्य था। इसके विपरीत एक महिला का सम्राट बनना असामान्य था। इल्यूस्ट्री डेमन रॉयल फैमिली के सभी लोग जानते थे कि गोल्डन क्रो की रक्तरेखा महिलाओं के शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, विशेषकर दानव सम्राट की साम्राज्य जिसका सीधा रक्तरेखा है। साम्राज्य हमेशा दानव सम्राट से पहले मर जाती हैं और उनमें से किसी का भी जीवन 1000 वर्ष से अधिक नहीं होता। बिना किसी अपवाद के छोटी दानव महारानी स्वाभाविक रूप से ये सब जानती थी, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक महिला के रूप में, यहाँ तक कि दानव सम्राट के वंश की महिला के रूप में, वह पैतृक रक्त को सहन नहीं कर सकती थी और यहाँ तक कि खेती भी नहीं कर सकती थी। गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड।
सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं, जैसे कि ठंडे फव्वारे से बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके दिल और आत्मा के ऊपर बेरहमी से डाला गया हो। वह काफी देर तक स्तब्ध रह गई, ये सोचकर कि दानव सम्राट का कबीला अभी किस स्थिति में है, और हार न मानते हुए बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में इसकी कोई संभावना नहीं है? गोल्डन क्रो, दिव्य भगवान, आपके पास भी है एक महिला का शव। हा 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 हा, ज्वाला सी आवाज जोर से हंसी। एक दिव्य शरीर की तुलना आपके नश्वर शरीर से कैसे की जा सकती है? संभावना, हम ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब होगा उस आदमी के महत्वपूर्ण यान का पोषण प्राप्त करना जिसके पास फीनिक्स या वर्मिलियन पक्षी की रक्तरेखा है। लेकिन इस मायावी दानव क्षेत्र में किसी के पास फीनिक्स या वर्मिलियन पक्षी की शक्ति नहीं है, इसलिए उस जैसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं होगा। हार मान लो और चले जाओ। जब गोल्डन क्रो ने फीनिक्स और वर्मिलियन बर्ड का उल्लेख किया तो ये स्पष्ट था कि गहरा तिरस्कार था। छोटी दानव महारानी ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं बोला और वह जाने को तैयार नहीं थी। ज्वाला सी स्त्री की आवाज फिर सुनाई दी, कल्पना में मत रहो। अब यह मत चाहो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। मैं गोल्डन क्रो द्वारा छोड़ी गई वसीयत के तहत गोल्डन क्रो के वंश और आत्मा का पृथक प्राणी हूँ। मैं ये जगह कभी नहीं छोड़ सकता। 10,000 साल पहले से मैंने पहले ही आपके नियॉन स्पैरो कबीले को 10,000 साल की संपत्ति और सम्मान प्रदान कर दिया है और आपको 10,000 साल के लिए दानव सम्राट का कबीला बना दिया है। चूंकि हमारा नियतिबद्ध रिश्ता खत्म हो गया है, ये स्वर्ग की इच्छा है। छुट्टी, जहाँ तक इस दानव सम्राट की मुहर की बात है, जिस दिन आप मरेंगे, जब दानव सम्राट की वंशावली मर जाएगी तो ये स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी। गोल्डन क्रो की आत्मा की आवाज गायब होने के बाद सुनहरी दुनिया तुरंत रह गई। चारों ओर एक बार फिर बिजली और आग की दुनिया बन गई। छोटी दानव महारानी अभी भी वहां घुटनों के बल बैठी हुई थी और वह बहुत देर तक न तो हिल सकती थी और न ही बोल सकती थी, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। म्यू परिवार ने 100 से अधिक वर्षों में सबसे जीवंत दिन का स्वागत किया था। जब यूचे म्यू परिवार के साथ वापस जाने के लिए सहमत हो गया तो म्यू फियान ने तुरंत घर वापस एक ध्वनि प्रसारण भेजा और ऊपर से नीचे तक पूरा बड़ा म्यू परिवार व्यस्त हो गया था। जब लिटिल डेमन महारानी ने दौरा किया था तब की तुलना में ये कई दर्जन गुना अधिक व्यस्त था। म्यू कबीले का स्थान यू परिवार से 1.5 गुना से भी अधिक बड़ा था और यू परिवार के हालिया वंश के शीर्ष पर म्यू परिवार के पास यू परिवार की तुलना में अधिक गति थी। बूढ़े आदमी म्यू ने रास्ता दिखाया और यूचे को दरवाजे के अंदर खींच लिया। पूरे रास्ते वह जोर जोर से हंस रहे थे और काफी ऊर्जावान दिख रहे थे। म्यू परिवार के सभी शिष्य स्तब्ध थे और बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें ये भी संदेह था कि कुलपति, जो आमतौर पर शांत और प्रतिष्ठित थे, कुछ भूतों या आत्माओं के वश में थे। म्यू फियान ने यूनचे को स्वयं म्यू परिवार के दौरे पर ले जाया। रास्ते में वह बात करना और जोर जोर से हंसना बंद नहीं कर सका, क्योंकि उसकी लार सितारों की तरह हर जगह उड़ रही थी। इसने म्यू परिवार के सभी शिष्यों को डरा दिया, जैसे कि उन्होंने दिन के समय कोई भूत देखा हो। म्यू परिवार का दौरा करने के बाद लगभग शाम हो गई थी। म्यू फियान उन्हें आंगन में ले आया और बिना किसी हिचकिचाहट के सारी जेड जिनसेंग चाय निकाल ली, जिसे वह कई 100 वर्षों से बचाकर रख रहा था और खुद पीने में असमर्थ था। जब तीनों म्यू भाई चाय के कप पकड़ रहे थे, उन सबके हाथ कांप रहे थे। इस जेड जिनसेंग चाय का 1 औंस पहले से ही अमूल्य था। आमतौर पर जब 3 भाइयों ने सूंघ लिया, उन्हें बूढ़े आदमी द्वारा कठोर डांटा जाएगा। आज उनके भतीजे को धन्यवाद, वे इसे पीने में सक्षम हुए। आना, चियर, ये दादाजी की ओर से एक शुभकामना उपहार है। जल्दी करें और देखें कि क्या आपको ये पसंद है। म्यू फियान ने हंसते हुए यूचे के हाथों में एक आइस जेड बॉक्स रखा, जिससे ठंडी हवा निकली। धन्यवाद दादाजी। यूचे ने इसे प्राप्त किया और सीधे आइस जेड बॉक्स खोला। उस बक्से में, जो उसकी हथेलियों जितना बड़ा था, एक छोटा, संकीर्ण, लंबा क्रिस्टल रखा था जो केवल उसकी पिनकी जितना बड़ा था। इसे देखने से ही ऐसा लग रहा था कि इसमें सामान्य हिमलम से कोई अंतर नहीं है, केवल ये कि इससे जो ठंडी आभा निकल रही थी वह एक अवर्णनीय रहस्यमय अनुभूति को प्रकट कर रही थी। जब इस आइसिकल को देखा तो म्यू परिवार के 3 भाइयों की आंखें बाहर आ गईं और उन्होंने पीएफटी किया और जेड जिनसेंग चाय को उगल दिया जो उनके मुंह में थी। इसके बाद फुसफुसाहट, गर्जना की आवाज आई, जैसे यदि सुअरों का वध किया जा रहा हो। आह, परम स्वर्ग का फ्रॉस्ट क्रिस्टल। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 587 भयानक कटौती। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 587 भयानक कटौती। भले ही ये केवल एक छोटे हिमलम जैसा दिखता था, मू युबाई और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि यह हिमलम कितना कीमती और शक्तिशाली था।
म्यू फियान ने अपने 3 बेटों की प्रतिक्रियाओं की उपेक्षा की और अपने चेहरे पर पूरी मुस्कान के साथ कहा, इस वस्तु को पूर्ण स्वर्ग का फ्रॉस्ट क्रिस्टल कहा जाता है और यह मेरे म्यू कबीले के विरासत में मिले खजानों में से एक है। भले ही यह काफी अस्वाभाविक लगता है, जब आप किसी संकट का सामना करते हैं तो इसे अलग कर दें। जारी ऊर्जा तुरंत एक अतुलनीय कठोर क्रिस्टल बर्फ अवरोध में एकत्रित हो जाएगी जो 6 घंटे तक बनी रहेगी। एक बार जब आप उस क्रिस्टल बर्फ की बाधा के भीतर आ जाते हैं तो किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके वह महान दादा अभी भी जीवित होते तो भी वह इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होते। पूर्ण स्वर्ग के इन फ्रॉस्ट क्रिस्टलों में से 3 हुआ करते थे, लेकिन अब केवल एक ही बचा है। अन्य 2 का उपयोग मेरे 2 पूर्ववर्तियों के जीवन को बचाने के लिए किया गया था, म्यू फियान ने गर्वित स्वर में कहा। ये वस्तु एक सुरक्षात्मक बाधा बन जाएगी जिसे एक उच्च स्तरीय संप्रभु भी तोड़ नहीं पाएगा और यह 6 घंटे तक भी टिकेगा। यूचे का दिल उछल पड़ा। यह एक वास्तविक और उचित जीवन संरक्षण कलाकृति थी। जब तक यह उसके शरीर पर था, यह एक और जीवन शेष होने जैसा था। यदि यह जीवन या मृत्यु के मामले के दौरान था, भले ही कोई भी मदद के लिए नहीं आया, उसकी वर्तमान काया को देखते हुए 6 घंटे तक चलने वाली एक सुरक्षात्मक बाधा उसके स्वास्थ्य और उसकी गहन ऊर्जा दोनों को ठीक करने में मदद करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। ये सचमुच एक खजाना था जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। म्यू युबाई ने व्यवहारिक रूप से हकलाते हुए कहा, मेरे आदरणीय पिता, परम स्वर्ग का ये फ्रॉस्ट क्रिस्टल, क्या आपने नहीं कहा कि आप इसे मेरे सबसे बड़े बेटे को देने के लिए तैयार थे? लेकिन एक बार जब ये शब्द उसके मुंह से निकल गए तो म्यू युबाई को तुरंत उन पर पछतावा हुआ। निश्चित रूप से एक बार जब वे शब्द बोले गए तो म्यू फियान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसने म्यू युबाई की ओर देखा। ओह, आप अभी भी पोते के मामले का जिक्र करने की हिम्मत कर रहे हैं? मुझे मेरे पोते कहाँ हैं? कहाँ? जिस फ्रॉस्ट वुल्फ को इस बूढ़े आदमी ने 100 साल पहले पाला था, उसकी पहले से ही 10 संतानें हैं, लेकिन आप 3 बेकार बेवकूफों ने इतने ही समय में आप तीनों के बीच एक पात भी पैदा नहीं किया है, जिसके कारण इस बूढ़े आदमी को 100 वर्षों से बूढ़े मूर्खों के उस झुंड के सामने अपना चेहरा खोना पड़ा। मेरे इस पोते ने अब मेरी गरिमा को पूरी तरह बहाल कर दिया है, तो हमारी पहली मुलाकात का जश्न मनाने के लिए उसे उपहार देने में आपको क्या आपत्ति है? म्यू युकिंग और म्यू युकोंग ने घबराकर अपने हाथ हवा में फेंके। आदरणीय पिता, ये शब्द बिग ब्रदर ने अभी अभी बोले थे, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। असल में बड़ी बहन के बेटे को पूर्ण स्वर्ग का ये फ्रॉस्ट क्रिस्टल देना बिल्कुल उचित है। हमारे पूज्य पिता सचमुच बुद्धिमान हैं। म्यू युबाई की आंखों का कोना जोर से हिल गया और उसने काफी देर तक कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि उसके पूज्य पिता को एक पोते की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उसके बारे में सोचने मात्र से ही वह सदमे में आ जाता था, और अब जब उसके पास वह वांछित पोता है तो वह निश्चित रूप से उसे बहुत बिगाड़ देगा। लेकिन जिस तरह से उसने इस पोते को बिगाड़ा है, बस अपमानजनक। पहले ही दिन उन्होंने सब कुछ सामने ला दिया था, अच्छी चीजें जो उसने अपने सीने में छिपा रखी थी। इसकी तुलना में सबसे बड़े बेटे के रूप में व्यवहारिक रूप से उसके पास बोलने की कोई स्थिति नहीं थी। हालांकि यूनचे की प्रसिद्धि को देखते हुए उनके पूज्य पिता द्वारा उनके साथ किया गया व्यवहार कुछ ऐसा नहीं था जिसे स्वीकार करना कठिन था। म्यू योरू की फीनिक्स आंखों की जोड़ी बहुत पहले ही पतली अर्धचंद्राकार आंखों की एक जोड़ी बन गई थी, क्योंकि उसकी मुस्कान ने उसके चेहरे को ढांक दिया था। वह इस बात को लेकर बेहद स्पष्ट थी कि पूर्ण स्वर्ग का ये फ्रॉस्ट क्रिस्टल कितना कीमती है, और अगर म्यू फियान इसे उसे दे दे तो वह काफी डर के साथ उसे अस्वीकार कर देगी। आखिरकार यह म्यू परिवार के विरासत में मिले खजानों में से एक था, लेकिन चूंकि यह उसके बेटे को दिया जा रहा था और इससे उसके बेटे को एक और जीवन बचाने वाला खजाना मिलेगा, इसलिए उसका इसे अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह उज्जवल रूप से मुस्कुराए और कहा, चीयर, जल्दी करो और अपने दादाजी को धन्यवाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। स्वाभाविक रूप से यूनचे भी इसे अस्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने पूर्ण स्वर्ग के फ्रॉस्ट क्रिस्टल को स्वीकार कर लिया। उसी समय उसका दिल कृतज्ञता से धड़क रहा था। वह जानता था कि क्यों म्यू फियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के परम स्वर्ग के फ्रॉस्ट क्रिस्टल जैसे मूल्यवान खजाने को उसे दे दिया। आज उसने ड्यूक हुआई और 7 अभिभावक परिवारों को पूरी तरह से नाराज कर दिया, नफरत बोई और उन्हें मारने का मकसद भी दिया। ड्यूक हुआई की ताकत को देखते हुए यू और म्यू परिवार मिलकर भी यह गारंटी नहीं दे पाएंगे कि वे यूचे को नुकसान से बचा पाएंगे। इसलिए पूर्ण स्वर्ग का ये फ्रॉस्ट क्रिस्टल यूचे को एक बार जीवित रहने की अनुमति दे सकता है, किसी भी खतरे का सामना करना पड़ा। पूरे 6 घंटे तक पूर्ण सुरक्षा, उसके स्थान को रिले करने वाला एक साधारण ध्वनि प्रसारण उन्हें उसकी तरफ भागने और खतरे को दूर करने की अनुमति देगा।
हाँ हाँ हाँ, मू फियान ने जोर से हंसते हुए कहा और बिल्कुल भी दुखी नहीं दिखे। जब तक आप इसे पसंद करते हैं, ये काफी है। हम यहाँ परिवार के बीच हैं, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हालांकि म्यू फियान का चेहरा उदास हो गया और उसने चिंतित स्वर में कहा, चियर, दादाजी को कुछ कहना है। आज आप बहादुर थे और आप चतुर थे। आपकी क्षमता और करिश्मा निर्विवाद था। इसने न केवल यू परिवार की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया, बल्कि ड्यूक हुआई को भी करारी हार दी, जिसके खिलाफ लिटिल डेमन महारानी भी असहाय थी। लेकिन आपने खुद को ड्यूक हुआई के गुटों के खिलाफ भी खड़ा कर दिया और आपने हेलियन परिवार और अन्य 6 अभिभावक परिवारों को भी बहुत डांटा और अपमानित किया। हालांकि यह बड़े करीने से किया गया था और बेहद ताज़ा महसूस हुआ। ये कुछ ऐसा भी था जो आपको वास्तव में नहीं करना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने आज की घटनाओं का जिक्र किया, सभी के चेहरे गंभीर हो गए। म्यू फियान ने आगे कहा, यह आदमी ड्यूक हुआई वह व्यक्ति है जो गहराई से सोचता है और उसके पास आश्चर्यजनक क्षमता है। उसने जो शक्ति एकत्रित की है वह बहुत बड़ी है, आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक। यदि नहीं, ये देखते हुए कि लिटिल डेमन महारानी उसकी महत्वाकांक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ है, तो आपको क्यों लगता है कि वह कभी उसे बेनकाब करने में सक्षम नहीं हुई या अंधाधुंध चीजों में जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं की? मूलतः आप आज चतुराई से व्यवहार कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय आपने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। फिलहाल वह आपसे दिल से नफरत करेगा और आपके प्रति जानलेवा इरादे से भी भरा होगा। भले ही वह आपका खुलकर विरोध करने के लिए इतनी दूर न जाए, लेकिन वह निश्चित रूप से अंधेरे से आप पर कई हमले करेगा। आह! मू युबाई ने बुद्धिमानी से अपना सिर हिलाया। चियर, तुम्हारे दादाजी सही हैं। भले ही आज आपने खुद को महानता में छिपा लिया हो, लेकिन आपने अपने लिए एक बड़ा खतरा भी आकर्षित कर लिया है। इसके बजाय युनचे ने केवल नरमी से हंसते हुए उत्तर दिया, सहिष्णुता के चरित्र पर एक तलवार लटकी हुई है। ये केवल तभी होता है जब आप वह सहन कर सकते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता, तभी दुनिया में शांति हो सकती है और आप अन्य सभी लोगों से ऊपर एक व्यक्ति बन सकते हैं। ये वे शब्द हैं जो मुझे चिकित्सा कौशल सिखाने वाले गुरु ने अक्सर मुझसे कहा था और यह उन पंथों में से एक था जो मेरे जीवन का मार्गदर्शन करता था। हालांकि अंत में मेरे स्वामी को उन लोगों द्वारा मार दिया गया जिन्हें उन्होंने जीवन भर सहन किया और समायोजित किया। म्यू फियान, युन क्विंगहोंग, ये केवल तभी था जब मुझे वास्तव में समझ में आया कि सहिष्णुता के चरित्र पर लटका हुआ ब्लेड कुछ ऐसा था जो न केवल मुझे दर्द और पीड़ा का कारण बनेगा, बल्कि एक दिन मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए इसके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय मैं इसे अपने दुश्मनों पर थोपना पसंद करूंगा। भले ही युनचे मुस्कुराए, लेकिन हर व्यक्ति सुन सकता था उनकी आवाज में एक उदासीनता और कड़वाहट थी जो केवल किसी की आत्मा से ही आ सकती थी। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि ये शब्द वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकले थे जो मात्र 22 वर्ष का युवक था। जिस चीज की थाह लेना उन्हें और भी कठिन लगा, वह ये कि आज उन्हें जो मानसिकता और सफलता मिली है, उसके लिए उन्हें कितनी परीक्षाओं और कष्टों से गुजरना पड़ा। कुछ समय के लिए सभी लोग चुप हो गए और प्रत्युत्तर में एक भी शब्द नहीं बोला गया। फिर युनचे ने आगे कहा, ड्यूक हुआई से निपटना बेहद मुश्किल है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं समझता हूँ। वह महत्वाकांक्षा से ग्रस्त है और निश्चित रूप से हमारे युन परिवार की वर्तमान गिरावट के पीछे वही व्यक्ति है। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि क्या उसने मुझे मारने के बारे में सोचा होता, तो मेरे पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं होता। इसके विपरीत वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक सतर्क है, और इस प्रकार के लोग अक्सर अत्यधिक विवेकशील होते हैं और अत्यधिक सोचने के लिए प्रवृत्त होते हैं। आज मैंने न केवल उसे और अन्य 7 परिवारों को पूरी तरह से नाराज कर दिया है, बल्कि मैंने उन्हें सभी के सामने अपमानित भी किया है, यहाँ तक कि उनके मान सम्मान का एक कण भी नहीं छोड़ा है। उसे मुझे मारने के लिए उकसाने के अलावा वह ये भी सोच रहा होगा कि क्या मेरा रवैया अज्ञानतापूर्ण लापरवाही के कारण है, क्या मैं अपना विनाश कर रहा हूँ, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास भरोसा करने के लिए कुछ है। इसके अलावा उसे एक कुचलने का सामना करना पड़ा। आज मेरे हाथों हार हुई और उसने मेरे खिलाफ जो भी हमला किया, उसका मेरी ओर से कई बार जवाब दिया गया। इस मामले में वह स्वाभाविक रूप से इसके पूर्व होने की संभावना को खत्म कर देगा और वह सोचेगा कि मेरे बेलगाम व्यवहार का कारण यह है कि मेरे पास कोई इतना मजबूत व्यक्ति है जो मेरा समर्थन कर सकता है, और यह इतना मजबूत समर्थन है, मैं उसके प्रतिशोध से नहीं डरेंगे। मैंने जो क्षमता दिखाई है, उसके साथ साथ मेरी गहन कलाएं जो किसी और को पता नहीं है उससे कहीं अधिक है, और एक भी अलार्म बजाए बिना प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से इल्यूसरी डेमन दायरे में घुसने की मेरी क्षमता, इससे ड्यूक हुआई के दिल में यह संभावना असीम रूप से बढ़ जाएगी। और अब भी उसे संदेह होना चाहिए कि मेरे पास एक अत्यंत शक्तिशाली गुरु है जो मेरा समर्थन कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो नश्वर दुनिया की सीमाओं को पार कर सकता है।
इन आशंकाओं के कारण ड्यूक हुआई बंदूक नहीं उठाएंगे, और जब तक वह मेरी पूरी पृष्ठभूमि का पूरी तरह से पता नहीं लगा लेते, ये संभावना नहीं है कि वह मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। म्यू फियान ने बेहद आश्चर्यचकित दृष्टि से युनची को देखा। वह स्पष्ट रूप से ड्यूक हुआई से आज पहली बार ही मिला था, लेकिन वह ड्यूक हुआई के स्वभाव के बारे में लगभग त्रुटिहीन समझ रखने में सक्षम था। ड्यूक हुआई वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जो अत्यधिक सतर्क और विवेकपूर्ण था, इसलिए जब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाता, वह कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाता था। वह महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और उसने जो ताकत इकट्ठा की थी वह बहुत पहले ही लिटिल डेमन एम्प्रेस से अधिक हो गई थी, लेकिन उसने कार्रवाई करने के बजाय इस दिन का इंतजार किया था। मूल रूप से उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि आज की घटनाएं कैसे होंगी बाहर, लेकिन अंत में उसकी मुलाकात युनचे से हुई और उसका अंत पूरी तरह से हार के साथ हुआ। ये ठीक कहा गया था, मू युक्विन ने कहा। सच कहा जाए, यहाँ तक कि आपके चाचा को भी पूरा यकीन है कि आपके पास एक शिक्षक के रूप में एक असाधारण संत हैं। यदि नहीं, तो आप इतने बेतुके रूप से मजबूत नहीं होंगे और आप ड्यूक हुआई के सामने इतने अहंकारी नहीं होंगे। युन क्विंगहोंग ने कुछ नहीं बोला, इसके बजाय उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। चियर के शब्द वास्तव में सही हैं, मू योरू ने कहा। ड्यूक हुआई को निश्चित रूप से वही संदेह होगा जिससे उसे कुछ हद तक रोका जा सकेगा। इसके अलावा आज अधिकांश लोग भी यही सोचेंगे, लेकिन आज ड्यूक हुआई को युनचे द्वारा भारी फटकार लगाई गई और उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन में पहले कभी ऐसा अपमान नहीं झेला है। एक घिरा हुआ जानवर कुछ हताश कर देगा, मुझे बस इसी बात का डर है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम बिना परवाह किए बेहद सावधान रहें। इस संबंध में मैं तनिक भी चिंतित नहीं हूँ, युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह कोई और होता तो वास्तव में एक बड़ी संभावना होती कि दूसरा पक्ष हताशा में कुछ कर सकता है, लेकिन हम ड्यूक हुआई के बारे में बात कर रहे हैं। यदि उन्हें आसानी से उकसाया जाता तो आज उनके पास वह शक्ति नहीं होती जो उनके पास है। तो आइए उसे सहिष्णुता शब्द के ऊपर लटके उस ब्लेड को सहजता से सहन करने दें। आपसे मैं न केवल घर के भीतर छिपूंगा, बल्कि दिखावटी ढंग से भी घूमूंगा। मुझे 99% विश्वास है कि वह ऐसा नहीं करेगा। मेरे खिलाफ कोई कदम उठाओ, कम से कम अल्पावधि में नहीं। युन क्विंगहोंग ने अपना सिर हिलाया। चियर ने अभी जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। ड्यूक हुआई के स्वभाव को देखते हुए, भले ही उसके मन में चियर को मारने की अत्यधिक तीव्र इच्छा होगी, वह निकट भविष्य में कोई कदम नहीं उठाएगा। इसके अलावा युनचे के पास अब पूर्ण स्वर्ग का फ्रॉस्ट क्रिस्टल है जो उसकी रक्षा कर रहा है। भले ही उस पर छाया से हमला किया जाए और उसे नश्वर खतरे का सामना करना पड़े, वह सुरक्षित रूप से अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने में सक्षम होगा। हाँ, मैं तो यही आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। जैसे ही उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया, म्यू फियान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। युनचे ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, मैंने वास्तव में ड्यूक हुआई के संबंध में एक भयानक निष्कर्ष निकाला है। भयानक कटौती। युनचे की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में गिर गई। मुझे संदेह है कि ड्यूक हुआई की महत्वाकांक्षा पिछले दानव सम्राट और छोटे दानव सम्राट के असामयिक अंत के बाद ही पैदा नहीं हुई थी, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो काम कर रहा था लंबे समय तक, यहाँ तक कि पिछले दानव सम्राट के शासनकाल के दौरान भी। इसके अलावा ये प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के साथ मिलकर बनाई गई एक योजना थी। आह, युनचे के शब्द आकाश से गिरे वज्रपात की तरह थे और इसने जियो युन को अनजाने में रोने पर मजबूर कर दिया। क्या? मू युबाए और उनके दो भाइयों की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। युन क्विंगहोंग तेजी से खड़ा हुआ और उसकी भुजाएं बिजली की तरह तेज गति से चलने लगी, जैसे उसने गरजने वाली बिजली छोड़ी जो हवा में उछल गई। एक सेकंड में आसपास का क्षेत्र अतुलनीय रूप से मजबूत व निरोधी अवरोध से ढक गया। भले ही वे म्यू परिवार के घर के अंदर थे और यहाँ तक कि वे म्यू फियान के अपने आंगन में भी थे, लेकिन युनचे जिस मामले पर चर्चा कर रहा था वह बहुत गंभीर था, इसलिए ये शब्द निश्चित रूप से किसी और के द्वारा नहीं सुने जा सकते थे। जारी रखना। ध्वनिरोधी बैरियर स्थापित करने के बाद यू क्विंगहोंग ने युनचे की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। युनचे ने पाया कि भले ही युन क्विंगहोंग और म्यू फियान के चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन वे ज्यादा चौंके नहीं थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि उन्होंने बहुत पहले ही अपना संदेह बना लिया था। उसने हल्की सी सांस ली और जारी रखा, मेरे संदेह के 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब इतने वर्षों पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट ने अचानक इल्यूसरी दानव क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो उनका उद्देश्य दानव सम्राट के पारिवारिक खजाने, संसार के दर्पण को चुराना था। हालांकि इससे पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे का एक दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं था, वे केवल एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते थे। तो उन्हें अचानक संसार के दर्पण के अस्तित्व के बारे में क्यों पता चलेगा?
और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी, भले ही संसार का दर्पण दानव सम्राट के कबीले का विरासत में मिला खजाना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह क्या कर सकता है। चूंकि कोई नहीं जानता था कि यह क्या कर सकता है, ये पिछले 10,000 वर्षों से एक बेकार वस्तु रही है। फिर भी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लोगों ने इसे चुराने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह ऐसा है जैसे किसी ने गहरे आकाश महाद्वीप के लोगों को संसार के दर्पण के अस्तित्व के बारे में बताया था और फिर उनके लालच और महत्वाकांक्षा को भड़काने के उद्देश्य से जानबूझकर झूठ बोला या बड़ा चढ़ाकर बताया कि यह क्या कर सकता है, और यह व्यक्ति केवल मायावी दानव क्षेत्र से ही कोई हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि यह स्थान स्पष्ट रूप से इल्यूसरी डेमन क्षेत्र का क्षेत्र है। फिर भी प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के आक्रमणकारी सीधे डेमन इंपीरियल सिटी पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपनी इच्छानुसार आ जा सकते थे। भले ही डेमन इंपीरियल सिटी ने प्रचुर तैयारी की हो, फिर भी वे हर बार बिना किसी हताहत के भागने में सक्षम थे। ऐसा लगता था जैसे वे पूरे डेमन इंपीरियल सिटी को जानते थे और यहाँ तक कि उन सभी योजनाओं को भी जानते थे जो उनके हाथ के पिछले हिस्से की तरह रखी गई थी। सबसे बड़ी संभावना यह है कि उनके पास डेमन इंपीरियल सिटी के भीतर एक जासूस था, और यह जासूस न केवल दानवशाही शहर में रहता था, बल्कि एक अत्यंत असाधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी था। तीसरा कारण, 100 साल पहले मेरे दादाजी पिछले दानव सम्राट को बचाने के लिए यून परिवार के 10 बड़े बुजुर्गों को अपने साथ लाए थे। 11 उच्च स्तरीय संप्रभु, यह एक ऐसी ताकत थी जो पूरी दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। 11 उच्च स्तरीय संप्रभु एक साथ अभिनय कर रहे हैं। भले ही वे पिछले दानव सम्राट को बचाने में असमर्थ थे, फिर भी उन्हें बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम होना चाहिए, या कम से कम मुझे विश्वास नहीं है कि वहाँ क्या इस दुनिया में कोई शक्ति है जो 11 उच्च स्तरीय संप्रभुओं को एक साथ काम करते हुए रोक सकती है। हालांकि दादाजी ने मुझे बताया कि एक बार जब वे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में प्रवेश कर गए, तो वे तुरंत स्वर्ग की शक्तिशाली आत्मा को दबाने वाली संरचना में फंस गए थे। और स्वर्ग की शक्तिशाली आत्मा को दबाने वाली संरचना, जो 11 उच्च स्तरीय संप्रभुओं की गहन ऊर्जा को सील करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, निश्चित रूप से ऊर्जा की खपत की चौंका देने वाली दर होगी, भले ही इसे केवल एक सांस के लिए स्थापित किया गया हो। तो कोई रास्ता नहीं था कि वह इतने समय तक वहां मौजूद रह सके। इसके बजाय उन्हें पहले से ही पता था कि दादाजी और अन्य लोग कहां और कब पहुंचेंगे, और इसलिए उन्होंने बस संरचना तैयार की और चुपचाप इंतजार करते रहे। कहने का मतलब है कि इससे पहले कि दादाजी और अन्य लोग प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लिए रवाना हुए, किसी ने इसका इस्तेमाल किया उन लोगों को ये बताने का कोई तरीका कि दादाजी किस समय और किस स्थान पर पहुंचेंगे। और केवल एक शक्ति जो यून परिवार से कमतर नहीं है, दादाजी और बाकी लोगों की सटीक गतिविधियों को जानने में सक्षम होगी और एक ध्वनि संचरण भेजने में भी सक्षम होगी जो इतनी बड़ी दूरी को पार कर सकती है। चौथा कारण यह है कि छोटे दानव सम्राट की मृत्यु अत्यधिक संदिग्ध और गड़बड़ है। आज के भव्य समारोह के दौरान भले ही मैंने दावा किया कि वह गार्जियन परिवारों से बेहद निराश था और इसलिए वह पिछले दानव सम्राट को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से चला गया, लेकिन वास्तव में मैं निश्चित रूप से विश्वास नहीं करता कि छोटा दानव सम्राट ऐसा कुछ करेगा। शराब के कारण नियंत्रण खोना और व्यक्तिगत रूप से प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में भागना। अगर वह ऐसा करना भी चाहता, तो वह पहले लिटिल डेमन महारानी के पास एक वारिस छोड़ जाता। यदि नहीं, तो वह व्यक्तिगत रूप से अपने ही दानव सम्राट की वंशावली को नष्ट कर देगा। दानव सम्राट के पुत्र के रूप में वह ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कैसे कर सकता है? छोटे दानव सम्राट की मृत्यु एक हत्या के कारण होने की बहुत संभावना है। युनचे ने अपना सिर उठाया और प्रत्येक शब्द को धीरे धीरे उच्चारित किया, और ये सभी साक्ष्य केवल एक ही स्थान की ओर इशारा करते हैं। ड्यूक हुआई पैलेस। एलिस चू, एक ब्लेड डाउ सहिष्णुता प्रेम के चरित्र पर लटका हुआ है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 588 मास्टरमाइंड। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 588 मास्टरमाइंड। भले ही युनचे ने इसे कटौती कहा, अगर कोई उनके द्वारा स्थापित किए गए 4 कारणों को मिला दे, तो ये स्पष्ट रूप से सच्चाई के बेहद करीब था। युनचे द्वारा उठाए गए 3 बिंदुओं के संबंध में युन क्विंगहोंग और म्यू फियान ने बहुत पहले ही वही संदेह पाला था। इन सभी वर्षों में वे ये भी नहीं समझ पाए कि कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले यून परिवार के सबसे मजबूत सदस्यों में से 11 को प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में कैसे बर्बाद कर दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के 4 पवित्र मैदान कितने मजबूत थे। हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन्हें हरा दिया होता और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया होता, लेकिन यह संभव नहीं था कि उनमें से सभी पहली बार में ही मर जाएं। आज ही उन्हें पता चला कि जब यून कंगहाई के अभियान ने गहरे आकाश महाद्वीप में प्रवेश किया,
तो वे तुरंत स्वर्ग की आत्मा को दबाने वाली संरचना के जाल में फंस गए, जिसने गहन ऊर्जा को सील कर दिया। युनचे के शब्द 100% सही थे। स्वर्ग की शक्तिशाली आत्मा को दबाने वाली संरचना 11 उच्च स्तरीय संप्रभुओं को दबा सकती है, लेकिन हर सेकंड इसकी खपत होने वाली ऊर्जा की मात्रा अतुलनीय रूप से बहुत बड़ी रही होगी, इस हद तक कि यह आम लोगों की कल्पना से परे होगी। इसलिए यह निश्चित रूप से संभव नहीं था कि यह गठन हमेशा से वहां था, बल्कि ये स्पष्ट था कि उन्हें इस बात की सूचना दी गई थी कि युन कंगहाई का समूह कब और कहां आ रहा है। केवल यही बिंदु ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि डेमन इंपीरियल सिटी के भीतर निश्चित रूप से कोई गद्दार था, और ये गद्दार केवल ड्यूक हुआई पैलेस से ही हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग पिछले दानव सम्राट और छोटे दानव सम्राट की मृत्यु का कारण बने, हमारे भ्रामक दानव क्षेत्र में आए आपदा के पीछे मुख्य अपराधी वे गहरे आकाश महाद्वीप के तथाकथित पवित्र मैदान नहीं थे, लेकिन इसके बजाय ड्यूक हुआई पैलेस था। मू युबाई ने अपनी मुट्ठी से जमीन पर प्रहार किया, और जब वह खड़ा हुआ तो उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैंने मूल रूप से माना था कि ड्यूक हुआई पैलेस की महत्वाकांक्षा की कल्पना केवल तभी की गई थी जब छोटे दानव सम्राट की मृत्यु हो गई थी और दानव की पंक्ति सम्राट टूट गए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में था। म्यू यूक्विंग ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, उनके पूरे कबीले ने कई हजार वर्षों तक विभिन्न राक्षस सम्राटों के अनुग्रह का आनंद लिया, लेकिन अंत में उन्होंने वास्तव में ऐसी जघन्य आपदा को अंजाम दिया। भ्रामक दानव क्षेत्र के विरुद्ध एक ऐसा अपराध जिसे न तो स्वर्ग सहन कर सकता है और न ही धरती। यदि यह सब सच है तो ड्यूक हुआई पैलेस बिल्कुल अक्षम्य है, सिर्फ उन 4 कारणों से जो चियर ने स्थापित किए हैं। इसका झूठा होना पहले से ही असंभव है। म्यू फेयान की छाती जोर से फूल गई और उसकी बाघ जैसी आंखें क्रोध से चमक उठी। भले ही मैंने अतीत में भी कई मौकों पर इसी तरह के अनुमान लगाए थे, मैं हमेशा आत्म इनकार में रहता था, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि एक ड्यूक पैलेस इतना घृणित कार्य करेगा कि इससे मनुष्य और देवता दोनों नाराज हो जाएंगे। एक ऐसा कार्य इतना घृणित कि स्वर्ग और पृथ्वी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में इतने कमीने थे। अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा की खातिर उन्होंने पिछले दानव सम्राट और छोटे दानव सम्राट की मृत्यु का कारण बना, और यहाँ तक कि युन कंगहाई की मृत्यु का कारण बना। दानव सम्राट की रक्तरेखा को तोड़ दिया। संपूर्ण भ्रामक दानव का कारण बना राज्य 100 वर्षों तक आतंक में डूबा रहेगा। बोलने के दौरान म्यू फेयान और अधिक उत्तेजित हो गया, और उसके दिल में रोष और दुख के कारण उसकी सांसें और भी अधिक खराब हो गईं। एक बार यूचे ने बताया था कि यू कैंगई का समूह क्यों गिर गया था। तब उसे पता चला कि वे धुंधले अनुमान थे, वह पिछले 100 वर्षों से बना रहा था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं था कि ये वास्तव में सच है। इन सभी वर्षों में वे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 4 पवित्र मैदानों से बेहद नफरत करते थे, और पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र ने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को शैतानों की भूमि के रूप में देखा था। केवल आज एहसास हुआ कि शैतान जो विपत्ति लाया था भ्रामक दानव क्षेत्र वास्तव में दानव इंपीरियल सिटी से ही कोई था। ये वास्तव में मायावी दानवशाही परिवार से कोई था। इसकी कल्पना कौन कर सकता था? बस कौन? यहाँ तक कि उन शक्तियों ने भी, जिन्होंने खुद को ड्यूक हुआई पैलेस के साथ जोड़ लिया था, निश्चित रूप से यह नहीं सोचा होगा कि ड्यूक हुआई पैलेस उस बुरे काम के पीछे मुख्य अपराधी था। जियो यून की आंखें पूर्ण चंद्रमा में फैल गई थी और वह पूरी तरह से अवाक रह गया था। जो शब्द उसने अभी अभी सुने थे, उनमें से हर एक शब्द उसके कानों में स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। युन क्विंगहों के हाथ कठोर मुट्ठियों में कस गए थे और उसके होठों से धीमी चीख निकली, दानव सम्राट की मृत्यु का कारण, मेरे पिता की मृत्यु का कारण, युन परिवार को इतनी गंभीर स्थिति में गिराना। यह विद्वेष और नफरत ने ऐसा बना दिया है कि अब हम एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते। उन्होंने अपना सिर उठाया और स्थिर स्वर में कहा, हालांकि अगर ऐसा मामला है तो यह महत्वाकांक्षा ड्यूक हुआई के भीतर पैदा नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति में इसकी कल्पना की जानी चाहिए थी। जब प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट ने इल्यूसरी डेमन दायरे में अपना प्रारंभिक जोर लगाया था, तब ड्यूक हुआई केवल 30 वर्ष का था, इसलिए यह असंभव है कि उसके पास उस स्तर की महत्वाकांक्षा या चतुराई थी, और यह और भी संभव है कि अपनी ताकत का उपयोग करते हुए वह बिना किसी के ध्यान में आए प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के साथ मिलीभगत हो सकती है। तो जिसने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के साथ सांठगांठ की थी, वह था म्यू फेयान, और अन्य लोग उन शब्दों से चौंक गए और म्यू युकोंग ने चिंतित होकर कहा, क्या ये हो सकता है? ड्यूक हुआई के पिता ड्यूक मिंग। लेकिन ड्यूक मिंग ने हमेशा सभी के साथ अतुलनीय दयालुता का व्यवहार किया था। उनका व्यवहार नम्र था, और यहाँ तक कि अगर वह आम लोगों से मिलते थे तो भी वह राजसी दिखावा नहीं करते थे। वह हमेशा पिछले दानव सम्राट के प्रति वफादार और समर्पित रहा था,
और वह हमेशा दानव सम्राट के आदेश और आह्वान पर रहा था, और उसे प्रसिद्धि और लाभ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 100 साल से भी पहले, जब ड्यूक हुआई 37 साल के थे, तो वह अपने बेटे को ड्यूक पैलेस के प्रमुख के रूप में अपना पद सौंपने के लिए मुश्किल से इंतजार कर सकते थे, ताकि वह दुनिया की यात्रा कर सके और आराम कर सके, और तब से उन्होंने दुनिया की स्थिति के बारे में कोई दिलचस्पी या चिंता नहीं दिखाई। उनका आकस्मिक स्वभाव और उनका सरल जीवन पूरे शहर में प्रसिद्ध था। उसने इतना कम प्रोफाइल रखा कि कई लोग पहले ही यह नाम भूल चुके हैं। तो यह उसका नाम कैसे हो सकता है? म्यू यूकिंग ने अविश्वास में कहा। म्यू फेयान अचंभे में पड़ गया था, लेकिन वह अचानक बोला, शुरुआत में मैंने हमेशा ड्यूक मिंग के स्वभाव की प्रशंसा की थी और हमारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन एक बार जब मैं यून कंगहाई के साथ शराब पीने गया तो उसने मुझसे गंभीरता से और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे केवल ड्यूक मिंग के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, लेकिन मुझे कभी भी अपना दिल उसकी ओर नहीं मोड़ना चाहिए। मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा और उन्होंने कहा कि ड्यूक मिंग बहुत शांत थे। वह इस हद तक शांत थे कि उन्होंने यू कैंगहाई को हमेशा ऐसा महसूस कराया था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि अगर ड्यूक मिंग को वास्तव में दुनिया की चीजों की परवाह नहीं थी, तो उन्होंने अपनी गहन शक्ति को इतने ऊंचे स्तर तक क्यों विकसित किया? क्या ड्यूक मिंग बेहद मजबूत था? यू चे ने जल्दी से पूछा। ये सही है। मू युबाई ने अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा हरा हो गया था। उस पीढ़ी में दानव सम्राट सबसे मजबूत था, यून कैंगहाई दूसरे स्थान पर था, और ड्यूक मिंग गहन ताकत के मामले में केवल इन दो व्यक्तियों से हार गए थे। उनकी वर्तमान खेती को पहले ही दानव राजा से आगे निकल जाना चाहिए था। आह, म्यू फेई ने एक लंबी आह भरी। ये सिर्फ इतना था कि मैं उस चेतावनी को स्वीकार नहीं कर सका जो यून कैंगहाई ने मुझे इतने वर्षों पहले दी थी। यहाँ तक कि जब ड्यूक हुआई ने अपनी महत्वाकांक्षाएं बताई थी, तब भी मैंने कभी उस पर कोई संदेह नहीं किया था। उसे अधिक से अधिक मैंने केवल ये कहा था कि ड्यूक मिंग अपने पीछे एक अविवाहित पुत्र छोड़ गया है। यून चे की भौहें उछल गईं। दादाजी, क्या आपका मतलब यह है कि इन सभी वर्षों में आपने कभी ड्यूक मिंग को नहीं देखा है? ये सही है। म्यू फियान ने अपना सिर हिलाया। पिछले दानव सम्राट के विपत्ति का सामना करने से पहले ड्यूक मिंग ने पहले ही अपने ड्यूक पैलेस का आधिपत्य ड्यूक हुआई को सौंप दिया था। उसके बाद उसने पिछले दानव सम्राट को विदाई देते हुए दावा किया कि वह देखभाल और चिंता से मुक्त जीवन जीना चाहता था, और वह पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र की यात्रा करना चाहता था और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेना चाहता था। तब से वह एक बार भी प्रकट नहीं हुआ। क्या दानव सम्राट की पंक्ति दुर्भाग्य से मिली थी या ड्यूक हुआई ने अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई थी? उसे ड्यूक हुआई को रोकने के लिए लिटिल डेमन महारानी और मैंने उसे ट्रैक करने की कोशिश में कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। वास्तव में भ्रामक दानव क्षेत्र कितना बड़ा है? उसकी शक्ति दे। यदि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ढूंढे, कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। और अब पिछले दानव सम्राट और दानव राजा पहले ही चले गए हैं, और लिटिल दानव महारानी गोल्डन क्रो रक्तधारा को अभी भी जागृत नहीं किया गया है। इसलिए ड्यूक मिंग की ताकत को देखते हुए वह पहले से ही इल्यूसरी दानव में सबसे मजबूत कहलाने के पूरी तरह से योग्य है क्षेत्र, और कोई तुलना नहीं कर सकता। इन शब्दों को कहने के बाद म्यू फेयान की सांसें स्पष्ट रूप से सुस्त हो गईं और उपस्थित सभी लोगों के चेहरे एक पल में बहुत बदसूरत हो गए, क्योंकि ठंड ने अचानक उनके पूरे शरीर को ढक दिया था। सत्य जितना स्पष्ट था, उतना ही भयावह होता गया। ड्यूक हुआई की शक्ति पहले ही इस हद तक बढ़ गई थी कि लिटिल डेमन महारानी उससे लड़ने में असमर्थ थी, लेकिन अब अतुलनीय रूप से चतुर और शक्तिशाली ड्यूक मिंग को मिश्रण में शामिल कर लिया गया, जिससे पहले से ही अस्थिर स्थिति रसातल के और भी करीब पहुंच गई। ये छाया जिसने दानव सम्राट के कबीले को और यहाँ तक कि पूरे मायावी दानव क्षेत्र को भी अपने घेरे में ले लिया था। वे इसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या कर सकते थे? कमरे में सन्नाटा छा गया था और केवल सांसों की आवाज ही बची थी। काफी समय के बाद म्यू फियान ने एक लंबी आह भरी और उसकी भौहें गहरी हो गईं। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास जो एकमात्र आशा बची है वह छोटी दानव महारानी की वंशावली के जागरण में है। यदि छोटी दानव महारानी की रक्तधारा जागृत हो जाए तो उसकी शक्ति किस हद तक बढ़ जाएगी? यू चे ने पूछा। यून क्विंगहोंग ने निःसंकोच और शांति से कहा, हर बार जब एक दानव सम्राट अपनी वंशावली को जागृत करता है, तो वह गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड को भी सीख लेगा, और उसके बाद उसकी शक्ति पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र में बेजोड़ होगी। 1000 साल पहले पिछले दानव सम्राट ने अपना वंश तब जगाया जब वह संप्रभु गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, और उसकी गहन शक्ति सीधे संप्रभु गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गई। लिटिल डेमन एम्प्रेस की वर्तमान ताकत सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे स्तर 5 पर है, इसलिए उसकी रक्तधारा जागृत होने के बाद कम से कम उसकी गहन ताकत 9वें के शिखर पर पहुंच जानी चाहिए, संप्रभु गहन क्षेत्र का स्तर। इसके अलावा
गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड के साथ वह किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुकाबला करने में सक्षम होगी जो सॉवरेन प्रोफाउंड रियलम स्तर 10 पर था। साथ ही उसकी जागृत गोल्डन क्रो फ्लेम्स में शाही परिवार के उन सदस्यों को बहुत दबाने की क्षमता भी होगी जिनके पास केवल गोल्डन क्रो वंश के निशान हैं। उस समय भले ही वह ड्यूक मिंग ही क्यों न हो, वह लिटिल डेमन एम्प्रेस का मैच भी नहीं होगा। आह, तो यह ऐसा ही था। यू चे ने अपने चेहरे पर हल्का आश्चर्य दिखाया। उनकी पिछली समझ से हर बार जब एक दानव सम्राट गोल्डन क्रो की पैतृक भूमि में प्रवेश करने के लिए दानव सम्राट की मुहर का उपयोग करता था, तो उनकी गहन शक्ति स्वर्ग में बढ़ जाती थी और वे स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हो जाते थे। जैसा कि यह निकला, ये शब्द नहीं थे, आखिरकार थोड़ा सा अतिशयोक्ति है। अब जब छोटी दानव महारानी को दानव सम्राट की मुहर मिल गई थी, तो वह गोल्डन क्रो की पैतृक भूमि में भी प्रवेश कर सकती थी, और ऐसा ही हुआ कि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली आधे महीने के समय में खुल जाएगी। चूंकि लिटिल डेमन महारानी की शक्ति जागृत होने के बाद उन्हें इतनी भारी वृद्धि मिलेगी, तो अगर यू चे ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर मैं ड्यूक हुआई होता तो मैं रोकने के हर उपाय के बारे में सोचता। लिटिल दानव महारानी को गोल्डन क्रो की पैतृक भूमि में प्रवेश करने से रोका गया जो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के भीतर थी। ये सही है। म्यू फियान ने अपना सिर हिलाया और उसकी निगाहें गहरी और गंभीर हो गईं। तो अब से आधे महीने बाद, जिस दिन गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली खुलेगी, मैं उन सभी बूढ़े फोगियों के झुंड को इकट्ठा करूंगा और व्यक्तिगत रूप से लिटिल को एस्कॉर्ट करूंगा गोल्डन क्रो की पैतृक भूमि पर। दानव महारानी, दानव इंपीरियल सिटी, ड्यूक हुआई पैलेस। जब ड्यूक हुआई अपने महल में लौटे तो उनकी अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत थी, लेकिन एक बार जब महल के भीतर कोई भी उनके पास आता था तो वे अनजाने में भयंकर कांपने लगते थे और इससे उनके दिल की धड़कन बढ़ जाने के कारण वे डर के मारे पीछे हट जाते थे। महामहिम, बूढ़े गुरु ने अनुरोध किया था कि आप लौटने के तुरंत बाद उनसे मिलें। जैसे ही ड्यूक हुआई ने महल के द्वार से आगे कदम बढ़ाया, एक व्यक्ति जिसका रंग पीला मोम जैसा था और उसके सिर से एक छोटा सींग निकला हुआ था, धीमी आवाज में उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी शक्ल आदरणीय स्टोन ड्रैगन से काफी मिलती जुलती थी, जिसे युन किंगहोंग ने बुरी तरह घायल कर दिया था। दो शब्द, बूढ़े स्वामी, सुनने के बाद ड्यूक हुआई की भौहें उछल गईं और उन्होंने बेहोश होकर अपना सिर हिलाया और तेजी से अंदर चले गए। कुछ देर रुकने के बाद वह अचानक रुका और अपना सिर झुकाकर पूछा, ये की चोटें कैसी हैं? पीले मोम के रंग वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, महामहिम, हुई ये की चोटें पहले की कल्पना से कहीं अधिक गंभीर थी। जो ऊर्जा उसके शरीर में घुसी थी वह बेहद अत्याचारी थी और अब भी वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। मुझे डर है कि ड्यूक हुई ये को कम से कम 3 महीने तक स्वास्थ्य लाभ में रहना होगा। ड्यूक हुआई की भौहें थोड़ी तंग गईं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप आंगन के बीच में चला गया। ड्यूक हुआई ने बैरियर खोला और गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। अंत में एक चौड़े गहरे काले मोती के पर्दे पर रुके। मोती के पर्दे के पीछे कोई स्पष्ट रूप से एक काली आकृति का आभास कर सकता था। ड्यूक हुआई ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, शाही पिता, तुम्हें एक भी बात कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आज की घटनाओं का पूरा विवरण पहले ही मिल चुका है। स्याह मोती पर्दे के पीछे से एक धीमी और गहरी आवाज आई। यह आवाज अनिश्चित काल की थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्ग से नीचे आ रही है, लेकिन साथ ही इसमें एक निराशाजनक ठंडक भी थी जो नरक की गहराइयों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यू किंगहोंग 2 महीने पहले पूरी तरह और अचानक ठीक हो गया और उसने अपनी सारी गहरी ताकत वापस पा ली। मेरा मूल रूप से मानना था कि यह केवल उस परिवर्तन से उत्पन्न हो सकता है जिसे हमने पहले कभी ध्यान में नहीं रखा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसका बेटा वास्तव में यू चे के नाम के उल्लेख पर ड्यूक हुआई के स्वभाव को देखते हुए वह गुस्से में अपने दांतों को एक साथ पीसने से मुश्किल से रोक सका। आज का अपमान, आज की बेइज्जती, आज की हार, वे सभी कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आज की घटनाओं के नतीजे के लिए आप पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। युन क्विंगहोंग का बेटा अतुलनीय रूप से प्रतिभाशाली है। वह कम से कम दानव सम्राट की मुहर और युन कंगहाई के शरीर को वापस लाया। इसलिए अगर मैं आज समारोह में मौजूद होता तब भी नुकसान से बचना मुश्किल होता। मोती के पर्दे के पीछे से आवाज जारी रही, आज के लिए हमने जो योजनाएं बनाई थी उन्हें पूरा करने में असफल होना केवल एक माध्यमिक चिंता है। इस समय हमारी सबसे गंभीर चिंता यह है कि लोगों का दिल युन परिवार की ओर मुड़ गया है। जब से नौबत यहाँ तक पहुँची है, हम कम से कम अगले 20 वर्षों तक कोई भी लापरवाह हरकत नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... मैं व्यक्तिगत रूप से यू चे को लेना चाहता हूँ और उसके लाखों टुकड़े कर देना चाहता हूँ। ड्यूक हुआई ने नफरत से भरी आवाज में कहा, ऐसे लापरवाह शब्द, मेरा मानना है कि यह पहली बार है जब मैंने आपको ये बोलते हुए सुना है।
ऐसा लगता है कि इस बार आपको पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। मोती के पर्दे के पीछे की आवाज उस असीम काली रात की तरह शांत और ठंडी थी। जैसे उसने कहा, वह बेहद चालाक है, फिर भी वह इस तरह के बेलगाम तरीके से कार्य करने का साहस करता है, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से उसका समर्थन करने के लिए कुछ है। इस दुनिया में सबसे डरावने दुश्मन वे हैं जिन्हें आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इससे पहले कि आप उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच कर लें, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना बेहद नासमझी होगी, चाहे वह स्पष्ट हो या गुप्त। मैं पूरी तरह से समझता हूँ, ड्यूक हुआई ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैंने पहले ही निर्देश भेज दिया है हमारे सभी जासूसों को संगठित करने और उसके सभी रहस्यों को पूरी तरह से उजागर करने के लिए, विशेषकर वह संप्रदाय जिससे वह संबंधित है, और यह भी कि वह गहरे आकाश महाद्वीप से इस स्थान तक कैसे पहुंचा। नहीं, अब ऐसी बातें करने का समय नहीं है। पर्दे के पीछे की आवाज और भी ठंडी और भयावह हो गई, और लाल काली आग की लपटों के समूह ने अचानक अंधेरे को रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत की लौ हो जो धीरे धीरे रसातल में बह रही हो। मैंने तुम्हें एक ही उद्देश्य से बुलाया है, और वह है किसी की हत्या करना। किसको मार डालो, द लिटिल डेमन एम्प्रेस। क्या? ड्यूक हुआई ने जमकर अपना सिर उठाया। फिलहाल हमारे पास लिटिल डेमन महारानी की हत्या करने का सबसे अच्छा मौका है। एक भयानक ठंडी हंसी गूंज उठी। इसके अलावा वह हमें खुद ही मौका देगी। फिलहाल वह न केवल अकेली है, बल्कि वह गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के भीतर भी है, जहां कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। वह सोचती है कि सिर्फ इसलिए कि उसे दानव सम्राट की मुहर मिल गई है, वह अपनी वंशावली को जागृत कर सकती है। बोली, आपको इस मामले में किसी और को सचेत करने की अनुमति नहीं है। जितने कम लोग हों उतना बेहतर। ये गारंटी देने के लिए कि कोई चूक नहीं होगी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ रहूंगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह बिना किसी निशान के मर जाए। हा 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 हा। उस जंगली हंसी की आवाज पर लाल काली लौ तेजी से टिमटिमा रही थी, और एक अंधेरी और भयावह हवा चली, जिससे मोती का पर्दा लगातार हिल रहा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 589 पूर्वाभास। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 589 पूर्वाभास। दानव इंपीरियल सिटी, म्यू परिवार निवास। भले ही हमारी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सच्चाई जो हम पहले से जानते थे उससे कहीं अधिक भयावह है, फिर भी बहुत निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है। मू युबाई ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, पिछले 100 वर्षों से ड्यूक हुआई पैलेस इतनी शक्ति और निष्ठा इकट्ठा करने में सक्षम होने का मुख्य कारण लिटिल डेमन महारानी के कारण है। सबसे पहले, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक महिला है। दूसरे, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास दानव सम्राट की मुहर नहीं थी। उसके कारण उसकी वंशावली को जागृत करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसके पास एक राक्षस सम्राट की विस्मयकारी शक्ति नहीं थी जो हर किसी पर अत्याचार करने में सक्षम थी। इसके अलावा उनके पास कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए एक बार जब ड्यूक हुआई पैलेस ने पर्याप्त शक्ति प्रदर्शित की और उन्हें उचित धमकियां और प्रलोभन दिए, तो उन ड्यूक पैलेस और अभिभावक परिवारों की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से हिल जाएगी। लेकिन अब दुनिया ने छोटी दानव महारानी को दानव सम्राट की मुहर प्राप्त करते हुए देखा है, इसलिए उसे स्वर्ग के नीचे बेजोड़ बनने के लिए अपनी वंशावली को जागृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल वे शक्तियां जिन्होंने ड्यूक हुआई पैलेस के साथ गठबंधन किया है, वे पहले से ही भयभीत और बेचैन महसूस करने लगी हैं। इसके अलावा आज की घटनाओं के दौरान यूचे ने क्षेत्र के सभी नायकों का दिल जीत लिया, जिससे वे परिवार के पक्ष में आ गए। साथ ही ड्यूक हुआई की महत्वाकांक्षा की ओर भी संकेत दिया। नतीजतन ड्यूक हुआई पैलेस निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, कम से कम अगले के लिए लापरवाही से कार्य करें 20 साल, जब तक कि वे अपने विरुद्ध निर्देशित संपूर्ण जगत के क्रोध के साथ जीना नहीं चाहते। वास्तव में यही मामला है। म्यू युक्विंग और म्यू युकोंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। यू क्विंगहोंग ने यूचे की अभिव्यक्ति पर एक नजर डाली और उन्होंने कहा, चियर, ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि चीजें इस तरह से आगे बढ़ेंगी। यूचे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, फिर धीमी आवाज में कहा, हालांकि अगर छोटी दानव महारानी अचानक मर जाती, तो दानव सम्राट की मुहर से उत्पन्न खतरा और ड्यूक हुआई पैलेस की कोई भी अन्य चिंता तुरंत गायब हो जाएगी। यूचे के शब्दों ने सभी को सीधे बैठने पर मजबूर कर दिया। युंग क्विंगहोंग ने उत्तर दिया, तो आप चिंतित हैं कि ड्यूक हुआई पैलेस लिटिल डेमन महारानी की हत्या करने की कोशिश करने जा रहा है? ये बिल्कुल असंभव है। म्यू फेयान ने अपने हाथ की बड़ी उत्कंठा के साथ कहा, भले ही ड्यूक हुआई पैलेस के पास 10 गुना अधिक ताकत हो, और भले ही आप ड्यूक हुआई को खुद 10 गुना अधिक हिम्मत दे दें, फिर भी वह निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटी दानव महारानी के विरुद्ध कदम उठाएं।
लिटिल डेमन महारानी स्वयं बेहद मजबूत हैं और उनके पास जितने विशेषज्ञ हैं वे आकाश में बादलों की तरह हैं। भले ही यह ड्यूक हुआई पैलेस हो, लिटिल डेमन महारानी की हत्या करना एक ऐसा काम है जो स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। इसके विपरीत लिटिल डेमन महारानी लंबे समय से उस दिन का इंतजार कर रही थी जब ड्यूक हुआई पैलेस ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, क्योंकि एक बार जब वह कुछ सबूत हासिल करने में सक्षम हो जाती है तो वह खुलेआम ड्यूक हुआई पैलेस की महत्वाकांक्षा को सार्वजनिक कर सकेगी और उन्हें राजहत्या के अपराध के लिए दोषी ठहरा सकेगी, जिससे उन्हें पूरे क्षेत्र से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ड्यूक हुआई क्या चाहता है? राक्षस सम्राट बनना और स्वर्ग के नीचे सभी पर शासन करना है। उनमें ऐसा कुछ करने की क्षमता या साहस नहीं है जिससे सार्वभौमिक निंदा हो। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। युनचे की भौहें अभी भी तनी हुई थी। मुझे इस बात की चिंता है कि अगर छोटी दानव महारानी अकेले हैं तो वे अवसर का लाभ उठा सकते हैं और एक भी निशान छोड़े बिना काम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक आपदा होगी। ये स्वाभाविक रूप से संभव नहीं होगा। म्यू फियान ने फिर से अपना हाथ लहराया। छोटी दानव महारानी की बुद्धिमत्ता को देखते हुए वह निश्चित रूप से ड्यूक हुआई पैलेस को ऐसा अवसर नहीं देगी। लिटिल डेमन एम्प्रेस आमतौर पर डेमन इंपीरियल सिटी के 150 किलोमीटर के दायरे से आगे नहीं जाती है। यहाँ तक कि अगर वह अकेले और शहर के बाहर खतरे का सामना करती है तो परिणामी गहन ऊर्जा कंपन पूरे दानव इंपीरियल शहर को सचेत करने के लिए पर्याप्त होगी। यूचे स्वाभाविक रूप से इस विशेष बिंदु पर बेहद स्पष्ट था। जब उसने उस रात पहली बार छोटी दानव महारानी को देखा था तो उसके हाथ की एक साधारण लहर के कारण 5 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र समुद्र में समा गया था। आग संप्रभु की ताकत को देखते हुए उनके बीच एक चौतरफा लड़ाई से गहरा ऊर्जा कंपन पैदा होगा जो 500 किलोमीटर से भी आगे तक फैल जाएगा। लेकिन मू फियान के शब्द अभी भी इस मामले के संबंध में यूचे को आश्वस्त करने में विफल रहे। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने मन में मंथन जारी रखते हुए बोला, पहले दिन जब मैं डेमन इंपीरियल सिटी आया था मैंने जियो यून को ये कहते हुए सुना था कि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के भीतर बिजली और आग बहुत घनी थी और यहाँ तक कि कई बिजली भी गिर रही थी। भीतर रहने वाली आत्माएं और अग्नि आत्माएं, क्या यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ प्राकृतिक नियम बाहरी दुनिया से अलग हैं? ये सही है। यून किंगहोंग ने अपना सिर हिलाया। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली का अस्तित्व कुछ ऐसा है जो सभी ऐतिहासिक रिकॉर्डों से परे है। सार्वजनिक स्पष्टीकरण हमेशा से रहा है। प्राचीन काल में दिव्य जानवर गोल्डन क्रो इल्यूसरी दानव क्षेत्र में अवतरित हुआ था और वर्तमान गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली इसका प्रारंभिक विश्राम स्थल है। इसके जाने के बाद यह अपने पीछे अपनी दिव्य आत्मा और अपनी रक्त विरासत की एक चिंगारी भी छोड़ गया। अपनी अतुलनीय दैवीय शक्ति का उपयोग करते हुए इसने एक अर्ध स्वायत्त दुनिया बनाई जहां इसका विश्राम स्थल हुआ करता था। एक ऐसी दुनिया जहां आग के नियम पूरी तरह से विकृत हैं। जहां तक बात है कि उस जगह पर बिजली की आत्माएं भी क्यों हैं, तो ये हमेशा से एक रही है रहस्य और किंवदंतियां आमतौर पर एक शक्तिशाली रहस्यमय खजाना होने की बात करती हैं जिसमें बिजली का सार होता है। तो यह ऐसा ही है। चूंकि यह एक अर्ध स्वायत्त दुनिया है जिसके अलग अलग कानून हैं बाहरी दुनिया से, वे आग और बिजली की आत्माएं अपनी सुविधानुसार दुनिया से बच नहीं सकती। किसी भी गहन ऊर्जा कंपन और विस्फोट का बाहरी दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी अंदर से बाहरी दुनिया में कोई ध्वनि प्रसारण नहीं भेज पाएगा। क्या मेरे सभी दावे सही हैं? आप सचमुच सही हैं। यून क्विंगहोंग ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह समझ गया था कि यूनचे क्या सोच रहा था। चीर, क्या आप चिंतित हैं कि लिटिल डेमन महारानी ने अचानक समारोह को बंद कर दिया और परिसर छोड़ दिया ताकि वह गोल्डन क्रो में जा सके लाइटनिंग फ्लेम वैली अकेले? हाँ, यूनचे ने जोर से सिर हिलाया। छोटी दानव महारानी ने 100 वर्षों के खतरे और दबाव को सहन किया है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने वंश को जागृत करना और अद्वितीय गहन शक्ति प्राप्त करना है। आज लिटिल डेमन एम्प्रेस के 100 साल का शासनकाल समारोह था। क्षेत्र के सभी नायक एकत्र हुए थे और मेरे कार्यों के कारण पूरा परिदृश्य उसके पक्ष में बदल गया था। फिर भी जब उसे दानव सम्राट की मुहर प्राप्त हुई तो उसने तुरंत और अचानक घोषणा की कि समारोह समाप्त हो गया है, और वह बिना किसी स्पष्टीकरण के तुरंत चली गई। उसने जो कारण बताया कि वह दिवंगत दानव सम्राट को बलिदान देने के लिए दानव सम्राट की मुहर का उपयोग करना चाहती थी, वह एक ऐसा कारण है जिसे मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैंने कई कारणों के बारे में सोचा है, लेकिन एकमात्र कारण जो मुझे लगता है वह प्रशंसनीय है और वह यही है। दानव सम्राट की मुहर प्राप्त करने के बाद किसी भी नई समस्या को उत्पन्न होने से रोकने के लिए उसने बिना समय बर्बाद किए और अपनी वंशावली को जागृत करने के लिए गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जाने का फैसला किया। इसके अलावा भले ही वह जल्दबाजी और निर्णायक तरीके से चली गई थी, फिर भी उसने उल्लेख किया कि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के उद्घाटन में अभी भी आधा महीना बाकी था।
ये शब्द पूरी तरह से अनावश्यक थे, बल्कि ऐसा लग रहा था वह जानबूझकर सभी को याद दिला रही थी कि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली केवल आधे महीने के समय में खुल रही थी, ताकि इस तथ्य को छुपाया जा सके कि वह अब गोल्डन क्रो लाइटनिंग खोलने में सक्षम थी। फ्लेम वैली अपने आप में युन क्विंगहोंग की भौहें तन गईं और अब वह आखिरकार समझ गया कि समारोह अचानक बंद होने के बाद युनचे ने अचानक उससे पूछा कि क्या गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली को स्वतंत्र रूप से खोला जा सकता है और क्या इसे खोलने के अन्य तरीके हैं। उन्होंने मू फियान की ओर देखा और कहा, ससुर जी, क्या आपने कभी दानव सम्राट के कबीले के किसी गुप्त तरीके के बारे में सुना है जो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली को जबरन खोल सकता है। म्यू फियान ने सोच में अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना है। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली हमेशा स्वायत्त रूप से खुलती और बंद होती है, और गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली की बैरियर सीलिंग ऐसी चीज है जिसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। दानव सम्राटों की पंक्ति के 10,000 साल के शासनकाल के दौरान एक भी दानव सम्राट या उस मामले में कोई अन्य नहीं हुआ है जो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में प्रवेश करने में सक्षम हो, जबकि यह अभी भी बंद है। इसलिए आपकी यह विशेष चिंता अनावश्यक होनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण चीज नहीं है। युनचे ने गंभीरता से घोषणा की, अतीत में ऐसा नहीं होने का कारण यह है कि दानव सम्राट की पंक्ति कभी भी इस तरह संकट में नहीं फंसी थी जैसे आज है। इसलिए उन्हें गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जबरन प्रवेश करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा गोल्डन क्रो की भूमि के प्रति उनके मन में सम्मान के कारण वे बिना किसी अच्छे कारण के वहां नहीं घुसेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दानव सम्राट के कबीले के पास जबरन प्रवेश करने का कोई साधन नहीं होगा। अगर वास्तव में ऐसी कोई विधि थी, भले ही हम अभिभावक परिवारों को इसके बारे में पता न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ड्यूक पैलेस में से कोई भी हमारे जितना अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि वे भी मायावी दानव शाही परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से कुछ रहस्यों को जान लेंगे जो शाही परिवार से संबंधित हैं, और भले ही अन्य सभी ड्यूक पैलेस को इसके बारे में पता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि ड्यूक हुआई पैलेस को नहीं पता होगा। जब ड्यूक हुआई पैलेस ने पहली बार अपनी योजनाएं शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने दानव सम्राट कबीले के सभी रहस्यों और छिपे हुए कार्डों को पूरी तरह से उजागर करने के लिए किसी भी और सभी तरीकों का उपयोग किया। इस अवधि में वे कारण बनने में सक्षम हुए हैं दिवंगत दानव सम्राट और छोटे दानव सम्राट की मृत्यु। उन्होंने संरक्षक परिवारों की ताकत को भी विभाजित कर दिया है, जबकि दानव सम्राट की पंक्ति को केवल छोटी दानव महारानी के साथ छोड़ दिया गया है। फिर भी इस सब के माध्यम से वे अभी भी पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र को धोखा देने में सक्षम हैं। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि भले ही ड्यूक हुआई पैलेस के तरीके बेहद बुरे हैं, वे जो करते हैं उसमें उत्कृष्ट भी हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि उनमें दानव सम्राट कबीले के रहस्यों का पता लगाने की क्षमता है जो कोई और नहीं जानता होगा। ड्यूक हुआई पैलेस की ताकत ऐसी थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। विशेष रूप से आज सच्चाई सामने आने के बाद हर कोई यह जानकर चिंतित हो गया कि ड्यूक हुआई पैलेस उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक था। युन क्विंगहोंग ने धंसी हुई भौहों के साथ कहा, तो आप जिस बात को लेकर चिंतित हैं वह ये है कि लिटिल डेमन महारानी को गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जबरन प्रवेश करने का एक तरीका पता हो सकता है, इसलिए उसने तुरंत वहां जाने के लिए समारोह को अचानक रोक दिया। उसकी योजनाओं के बारे में किसी को सचेत न करने के लिए, विशेष रूप से ड्यूक हुआई पैलेस में, वह खुद ही चली गई। हालांकि ड्यूक हुआई पैलेस भी इस रहस्य को अच्छी तरह से जानता होगा, और यह अनुमान लगाने के बाद कि लिटिल डेमन महारानी कहाँ जा रही थी, वे छोटी दानव महारानी की हत्या करने के लिए उसके पीछे चले। हाँ, युनचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, भले ही ये केवल एक अनुमान है। अगर किसी भी संयोग से, यदि किसी भी संयोग से वह अनुमान सही है, तो लिटिल डेमन महारानी अत्यधिक खतरे में है। एक बार जब छोटी दानव महारानी की मृत्यु हो जाती है, तो दानव सम्राट की वंशावली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और एक बार ऐसा हो जाने पर सबसे मजबूत ड्यूक हुआई पैलेस खुले तौर पर और ईमानदारी से दानव सम्राट का पद ग्रहण कर सकता है। हा, भले ही युनचे के शब्द असाधारण रूप से गंभीर थे, इसके बजाय म्यू फियान जोर से हंसे। आप वास्तव में मेरे पोते कहलाने के योग्य हैं। आपकी बुद्धि बहुत ही शानदार है, और आप उस ड्यूक हुआई से भी अधिक सूक्ष्म और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि आपकी यह चिंता अभी भी निराधार है, नहीं? म्यू फियान ने लापरवाह स्वर में जारी रखा, चियर, भले ही आपका अनुमान पूरी तरह से सही हो और लिटिल डेमन महारानी को वास्तव में गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जबरन प्रवेश करने का एक तरीका पता था और वह खुद चली गई, भले ही यह वैसा ही हो जाए। आपने अभी कहा कि ड्यूक हुआई पैलेस भी इस पद्धति के बारे में जानता है, उसके स्थान का अनुमान लगाया और गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में उसका पीछा करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा।
लिटिल डेमन महारानी तुरंत चली गई थी, इसलिए ड्यूक हुआई पैलेस कितनी भी जल्दी क्यों न हो प्रतिक्रिया कर सकते हैं, वे केवल उसके बाद ही प्रवेश कर सकेंगे। लिटिल डेमन महारानी की शक्ति को देखते हुए वह निश्चित रूप से गोल्डन क्रो की पैतृक भूमि में प्रवेश कर चुकी है, इससे पहले कि वे पकड़ सकें। गोल्डन क्रो की पैतृक भूमि केवल दानव सम्राट की वंशावली के उन लोगों तक ही सीमित है जो अपने साथ दानव सम्राट की मोहर भी रखते हैं। एक बार जब छोटी दानव महारानी उस स्थान में प्रवेश कर गई, तो भले ही ड्यूक हुआई पैलेस के सभी लोगों के 3 सिर और 6 हाथ बढ़ गए हों, फिर भी वे उसके साथ कुछ भी करने में असहाय होंगे। यदि उन्होंने जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, तो इसकी और भी अधिक संभावना है कि इससे गोल्डन क्रो सोल का गुस्सा भड़क जाएगा, वे सभी जलकर राख हो जाएंगे। एक बार जब लिटिल डेमन महारानी गोल्डन क्रो की पैतृक भूमि से बाहर निकलेगी, तो उसने अपनी वंशावली को जागृत कर लिया होगा और उसके पास गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड भी होगा। इसलिए भले ही पूरा ड्यूक हुआई पैलेस लामबंद हो जाए, वे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिटिल डेमन महारानी ने समारोह को नहीं रोका होगा क्योंकि वह दिवंगत दानव सम्राट को अपना सम्मान देना चाहती थी, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास इसके लिए एक विशेष कारण है और हमें न बताने के लिए भी उसके पास अपने कारण हैं। अगर वह सचमुच गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को जगाने, सारी बेचैनी और अनिश्चितता से छुटकारा पाने के लिए गई थी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यूचे के अनुमानों की तुलना में म्यू फेयान के शब्द व्यवस्थित और उचित थे, उनके तर्क में एक भी दोष नहीं पाया गया। यदि लिटिल डेमन महारानी वास्तव में जितनी जल्दी हो सके अपने वंश को जगाने के लिए गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली जाना चाहती थी, तो उसने निश्चित रूप से सबसे बड़ी गति से ऐसा किया, बिना एक भी सांस लेने के लिए रुकना। यूचे ने भी समारोह समाप्त होने के बाद चुपचाप ड्यूक हुआई की प्रतिक्रिया पर विचार किया। वह पूरी तरह गुस्से में वहां से चला गया था और यूचे के प्रति उसका जानलेवा इरादा छलक गया था, लेकिन जब वह चला गया था तो उसके कदमों में जरा भी जल्दबाजी नहीं थी। हालांकि उसकी आंखें जानलेवा इरादे और नफरत से भरी थी, लेकिन उनमें चिंता का कोई निशान भी नहीं था। यदि ड्यूक हुआई वैसा ही कार्य करने जा रहे थे जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, तो उन्हें सबसे तेज गति से चले जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी सेना को तैयार करने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सभी अनुमान और चिंताएं वास्तव में अति सक्रिय कल्पना का परिणाम थी? चूंकि वे म्यू परिवार के घर में थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पारिवारिक रात्रिभोज के लिए म्यू फेयान द्वारा हिरासत में लिए जाने से बच नहीं सके। एक बार जब म्यू परिवार के निवास को छोड़ने का समय आया, तो रात का पर्दा पहले ही आसमान पर छा चुका था। डेमन इंपीरियल सिटी की सड़कें शांत होने लगी थी और यह पहले से भी अधिक शांत लग रहा था। म्यू परिवार के निवास के द्वार से बाहर निकलते ही युनचे के पैर अचानक 500 मीटर की दूरी पर ही रुक गए और उसने ईमानदारी से कहा, पिता, माता, जियो यून, पहले मेरे बिना वापस जाओ। मैं एक बनाना चाहता हूँ स्वयं गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली की यात्रा। आह, क्यों? जियो यून ने सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा। युन क्विंगहोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या आप अभी भी चिंतित हैं कि आपके अनुमान सफल होंगे? चियर, क्या आपके दादाजी ने आपको पहले ही नहीं बताया था कि भले ही आपके सभी अनुमान सही हों, फिर भी लिटिल डेमन महारानी को कोई खतरा नहीं होगा? मु योरू ने धीरे से कहा। दादाजी की बात सचमुच बिल्कुल सही है, हालांकि मुझे बस ये भयानक पूर्वाभास हुआ है। युनचे ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पूर्वाभास? जियो यून ने पूछा। मैंने कभी भी अपनी प्रवृत्ति पर संदेह नहीं किया, युनचे ने गंभीरतापूर्वक घोषणा की, क्योंकि इसने अनगिनत बार मेरी जान बचाई है। ओह, जियो यून ने अनजान चेहरे के साथ कहा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 590। उस समय हम पर एक दूसरे का कुछ भी बकाया नहीं होगा और न ही हम एक दूसरे को दोबारा देखेंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 590। उस समय हम पर एक दूसरे का कुछ भी बकाया नहीं होगा और न ही हम एक दूसरे को दोबारा देखेंगे। यू क्विंगहोंग ने जोर से आह भरी, लेकिन उसने यूचे को नहीं रोका। उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया और कहा, चूंकि यह मामला है। योरू, जियाओ, पहले घर जाओ, मैं चियर के साथ गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। यूचे ने जल्दी से अपने हाथ उठाए। पिताजी, मैं केवल अपने अनुमानों और सहज ज्ञान की पुष्टि करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि मैं कोई खतरनाक या कोई जरूरी और महत्वपूर्ण मामला करने जा रहा हूँ, इसलिए आपको मुझे अकेले ही जाने देना चाहिए। आज के समारोह के बाद यून परिवार के बाकी सदस्य निश्चित रूप से अभी भी उत्तेजित और बेचैन हैं। इसके अलावा दादाजी का शव अभी ठीक से घर लौटा है और हर कोई पिताजी के घर आने और चीजों को व्यवस्थित करने का इंतजार कर रहा होगा।
ये निश्चित रूप से आपके लिए शहर छोड़ने का समय नहीं है। लेकिन अभी ड्यूक हुआई पैलेस आपसे बेहद नफरत करता है और ड्यूक पैलेस के कई लोगों के साथ साथ 7 संरक्षक परिवार भी आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं। यदि आप अकेले ही जाते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। माँ को भी अपने साथ आने देना कैसा रहेगा? म्यूयोरू ने चिंता से भरी आवाज में कहा। युनचे को पता था कि वे निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होंगे और निश्चिंत भाव से कहा, कृपया चिंता न करें, दूसरों के लिए मेरा अनुसरण करना या मुझे पहचानना इतना आसान नहीं है। एक बार जब उनकी आवाज कम हो गई तो उन्होंने अपनी उपस्थिति वापस ले ली और चुपचाप हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग को सक्रिय कर दिया। एक पल में उनकी गहन ऊर्जा आभा हवा के झोंके से धुएं के छंटने जैसी थी। ये तेजी से कमजोर हो गया और 2 छोटी सांसों के भीतर उसकी आभा वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गई। आह! जियोयू का मुंह खुला का खुला रह गया और वह काफी देर तक इसे बंद नहीं कर सका। युन क्विंगहोंग और म्यूयोरू की निगाहें भी कांपने लगी और उनके चेहरे पर सदमा फैल गया। आह आह, यह बिग ब्रदर की गहन ऊर्जा आभा वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गई। जियोयून धीमी आवाज में चिल्लाया और उसकी आंखें तश्तरियों में फैल गईं। यूचे स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़ा था, फिर भी वह उससे आने वाली गहन ऊर्जा का एक भी टुकड़ा महसूस नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वास्तव में वह यूचे के अस्तित्व का पता भी नहीं लगा सका। ऐसा लग रहा था मानो यूचे खड़ा हो उसके सामने केवल एक मायावी छाया थी। यू किंगहोंग और म्यूयोरू की साधनाओं के बावजूद वे केवल ऊर्जा का एक हल्का टुकड़ा महसूस कर सकते थे, जिसे केवल रेशम धागे के रूप में वर्णित किया जा सकता था, और यह उसके पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद था। इसके अलावा यूचे उनसे केवल 3 कदम की दूरी पर था। इस हद तक छिपाव, अगर यह सामान्य स्थिति में होता, भले ही यूचे उनसे 30 मीटर के दायरे में छिपा हो, फिर भी वे उसका पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते, भले ही वे संप्रभु गहन क्षेत्र में शक्तिशाली अभ्यास करता थे। युनचे ने हल्की सी हंसी और कहा, इस गहन कला को छिपी हुई बहती बिजली कहा जाता है और यह किसी की उपस्थिति को लगभग पूरी तरह से छुपा सकती है। इसके अलावा इसे सक्रिय करने में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग होता है। आखिरकार इसकी गहन ऊर्जा को छुपाने की विधि जबरन दमन के माध्यम से नहीं है, इसके बजाय ये व्यक्ति की ऊर्जा को शरीर के भीतर ही बंद कर देता है और आपकी गहन शक्ति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए जब आपको छुपाया जा रहा हो, तब भी यदि आवश्यक हो तो आप हमेशा अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। ये सोचने के लिए कि इस दुनिया में वास्तव में इतना अथाह दिव्य कौशल था। युन क्विंगहोंग चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इतनी ऊंचाइयों को छूने और जो कुछ उसने देखा और सुना था उसके बावजूद, ये पहली बार था कि उसने अपने जीवन में इतनी शक्तिशाली छिपने की तकनीक देखी थी। साथ ही यूचे की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता काफी हद तक कम हो गई थी। चूंकि आप बहुत जिद कर रहे हैं, इसलिए अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ें। बस अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना याद रखें और जाएं और तेजी से वापस आएं। युन क्विंगहोंग ने युनचे को और रोकने की कोशिश नहीं की। इन छोटे से 3 महीनों में जब वह उसे जानता था, उसे यह समझा गया था कि युनचे वह व्यक्ति नहीं था जो आसानी से दूसरों को अपने निर्णयों में हस्तक्षेप करने देता था। इसके अलावा युनचे के संबंध में उसने बहुत पहले ही अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर लिया था, जो कि उससे भी अधिक था जो उसे खुद पर था। पापा, माँ, चिंता मत करो, मत भूलो, मेरे पास परम स्वर्ग का फ्रॉस्ट क्रिस्टल भी है जो मुझे दादाजी ने दिया था, इसलिए अगर इसके आसपास होने पर भी मुझे वास्तव में कोई खतरा होता है तो मुझे कुछ नहीं होगा, यूचे ने सहज भाव से कहा। म्यूयोरू का चेहरा अभी भी चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उसने अब यूचे को अन्यथा करने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी इस छिपने की क्षमता के साथ तुम्हारे लिए अकेले यात्रा करना वास्तव में सुरक्षित होगा। भले ही माँ का मानना है कि तुम निश्चित रूप से नुकसान नहीं पहुँचाओगे, लेकिन मैं चिंता करना बंद नहीं कर सकता। अभी बस काफी है। चियर उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय है जितना हमने कभी सोचा था। यू किंगहोंग ने म्यूयोरू के कंधों को थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। उसके बाद वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा और यूचे की भौहों के बीच वाली जगह पर अपनी उंगली दबा दी। फीकी बैंगनी गहरी रोशनी की चमक के बाद उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और यूचे के दिमाग में एक स्पष्ट छवि दिखाई दी। ये वह जगह है जहां गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली स्थित है और इसका प्रवेश द्वार कैसा दिखता है। युन क्विंगहोंग ने कहा, एक बार जब आप उस स्थान पर पहुंच गए, यदि सीलिंग गहरी संरचना अभी भी वहां है, तो आपको जल्दी करना चाहिए और वापस लौटना चाहिए। यदि सीलिंग गहन संरचना गायब हो गई है, तो आपको निश्चित रूप से कोई भी लापरवाह कदम नहीं उठाना चाहिए और आपको पहली सूचना पर मुझे एक ध्वनि प्रसारण भेजना होगा। हाँ, मैं समझता हूँ। यूचे ने सिर हिलाया।
इसके अलावा यू क्विंगहोंग एक पल के लिए झिझके लेकिन फिर भी बोलना जारी रखा, भले ही मुझे अपनी सुरक्षा करने की आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, भले ही यह आपकी माँ को चिंता न करने देने के लिए हो, एक आवाज भेजे हर घंटे हमारे पास वापस ट्रांसमिशन। यदि मुझे 1 घंटे से अधिक समय तक आपका ध्वनि प्रसारण नहीं मिला है तो मैं तुरंत गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के लिए अपना रास्ता बना लूंगा, समझा? मैं निश्चित रूप से पिता के शब्दों को नहीं भूलूंगा। यूचे ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि भले ही उसे खुद पर पूरा भरोसा हो और भले ही उसने शक्तिशाली छिपी हुई बिजली की क्षमता का प्रदर्शन किया हो, फिर भी वे उसकी परवाह किए बिना उसकी चिंता करेंगे, क्योंकि वे उसके पिता और माँ थे। तो फिर जाओ, युन क्विंगहोंग ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। उन सामान्य और हल्के फुल्के शब्दों ने उसके दिल की गहराई को छू लिया और एक अवर्णनीय गर्माहट पैदा कर दी, जिससे उसका पूरा दिल गर्म हो गया। पिता, माता, जियो यून, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, युनचे ने हवा में उठते हुए और चारों ओर घूमते हुए कहा, और इससे पहले कि कोई इसका निशान महसूस कर पाता हवा में गहन ऊर्जा, वह पहले से ही 30 मीटर दूर था। चियर, तुम्हें सावधान रहना होगा। जैसे ही उसने यूचे की आकृति को रात में तेजी से गायब होते देखा, मुयोरू ने जिस हाथ से यू किंगहोंग का हाथ पकड़ा था वह अनायास ही कस गया। पति, चियर, वह निश्चित रूप से होगा। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, वह केवल अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली जा रहा है, वह वहाँ किसी से लड़ने नहीं जा रहा है। इसके अलावा उसकी क्षमता शायद उससे भी अधिक मजबूत है जो हमने अब तक देखी या कल्पना की है, इसलिए वह निश्चित रूप से किसी भी खतरे में नहीं होगा, यून किंगहोंग ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। मुझे पता है, ये बस इतना ही है। म्यूयोरू ने अपना हाथ उठाया और उसे अपनी छाती पर दबाया, जबकि उसने निराशा से कहा, ये सिर्फ इतना है कि मेरा दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा है और मुझे बस यह महसूस हो रहा है कि वहाँ अपनी कल्पना को जंगली मत बनने दीजिए। युन किंगहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा बच्चा पहले ही 3 महीने के लिए वापस आ चुका है। अब जब वह थोड़े समय के लिए चला गया है तो आपका हृदय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चिंता मत करो, चियर जाते ही वापस आ जाएगा, हमें बस घर जाकर शांति से उसके लौटने का इंतजार करना है। आप कभी नहीं जानते, वह आधी रात से पहले भी वापस आ सकता है। यथासंभव गुप्त रहने के लिए युनचे ने अपनी अधिकतम गति से केवल आधी गति से यात्रा की, लेकिन वह निश्चित रूप से धीमी गति नहीं थी। रात की आड़ में और अपनी आकृति को छुपाने के लिए हिडन मिराज लाइटनिंग का उपयोग करते हुए वह उस स्थान की ओर चला गया जो यू किंगहोंग ने उसके लिए विस्तृत किया था और पश्चिम की ओर दबाया। तुम्हारा दिल अचानक उस छोटी दानव महारानी पर क्यों आ गया है? जैस्मीन ने अचानक पूछा। क्या यह एक बार फिर इसलिए है क्योंकि वह एक सुंदरी है? तो क्या इसने आपकी नीच कामुक प्रवृत्ति को एक बार फिर भड़का दिया? जैस्मीन के शब्दों के कारण यूचे का शरीर हवा में ही बुरी तरह से हिल गया। वह धीमी आवाज में चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी दानव महारानी को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि नहीं तो डेमन इंपीरियल सिटी की मौजूदा स्थिति पूरी तरह से उथल पुथल में बदल जाएगी। ड्यूक हुआई पैलेस से जुड़े ड्यूक पैलेस और गाजियन परिवार 7वें आसमान पर होंगे, जबकि मेरे यून परिवार को निश्चित रूप से एक दयनीय और भारी उत्पीड़न सहना होगा। जल्द ही ऐसी भी संभावना हो सकती है कि यून परिवार अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये बात निश्चित रूप से कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। भले ही ये केवल एक अनुमान है, इसकी अत्यधिक संभावना है कि यह लिटिल डेमन महारानी के जीवन और मृत्यु से संबंधित होगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी क्योंकि मैं ऐसा होने का जरा सा भी जोखिम नहीं उठाऊंगा। भले ही युनचे ने इसे अतुलनीय रूप से ईमानदार तरीके से समझाया था और उनका तर्क ठोस और तार्किक था, फिर भी जैस्मिन ने तिरस्कारपूर्ण ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, हम, और क्या ये तथ्य कि आपने उसका नग्न शरीर देखा था भी उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है? उद्धरण चिन्ह। यूचे को स्पष्ट था कि जैस्मिन के दिल में एक लचक के रूप में उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी जिसे मिटाना असंभव था। उसने उसके साथ अब और झगड़ा न करने का फैसला किया और इसके बजाय खुद को ध्यान से सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी कारण का हिस्सा था? आखिरकार उसने निश्चित रूप से उसका पूरा फायदा उठाया था उस रात। खांसी, एक अच्छी खबर है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जैस्मिन ने नर्म स्वर में कहा। क्या? मेरी आत्मा के भीतर का आधा शैतानी जहर पहले ही साफ हो चुका है। आधा? क्या वह सच है? यूचे की आत्मा हिल गई और अनायास ही उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। यूचे के लहजे से जैस्मीन बता सकती थी कि वह अवचेतन रूप से इसके बारे में खुश थी। उसने हल्की सी आह भरी और आगे कहा, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तब से अब तक 6 साल हो चुके हैं। मेरे शरीर में शैतानी जहर निस्संदेह असीमित ब्रह्मांड में सबसे घातक जहर है।
फिर भी इसका आधा हिस्सा 6 साल की छोटी अवधि के भीतर शुद्ध हो गया था। स्काई पॉइजन पल वास्तव में अपने नाम के लायक है। और यदि ये तथ्य नहीं होता कि मुझे बार बार और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाता, तो शायद इससे बहुत कम समय लगता। ये बहुत अच्छा है, युनचे ने खुश होते हुए कहा। आपके शरीर में जितना कम शैतानी जहर बचा होगा, स्काई पॉइजन पल के लिए उसे दबाना और शुद्ध करना उतना ही आसान होगा। 6 साल से कम समय में आपके शरीर में जहर भर जाने की स्थिति से इसका केवल आधा हिस्सा आपके शरीर में बचे रहने की स्थिति में जाने के लिए शेष आधे को पूरी तरह से साफ होने में केवल 2 से 3 साल लगेंगे। नहीं, जैस्मीन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए एक सूखी हंसी दी। जिस गति से स्काई पॉइजन पल ने जहर को साफ किया है, उसे देखते हुए शेष आधे हिस्से को मेरे सिस्टम से पूरी तरह से शुद्ध करने में लगभग 1 वर्ष या उससे अधिक की आवश्यकता होगी। बेशक वह इस शर्त के साथ है कि मैं इस अवधि के दौरान अपनी गहन ऊर्जा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करूंगा। 1 वर्ष, ये वाकई अच्छी खबर थी। तो इसका मतलब यह है कि अब से 1 साल बाद आप पूरी तरह ठीक हो सकेंगे। से बहुत दूर, जैस्मीन ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया। इसका मतलब केवल ये होगा कि शैतानी जहर 1 साल में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मत भूलो, अभी मैं केवल एक आध्यात्मिक शरीर हूँ जिसे अस्तित्व में रहने के लिए आपकी जीवन रेखा और आपके शरीर से जुड़ा होना जरूरी है। अगर मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूँ, तो मुझे एक गहन कोर की आवश्यकता है जो कि तानाशाह प्रोफाउंड दायरे या उच्चतर 35 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल और नेदरवर्ल्ड उडुम्बरा फूल की भी हो। मुझे यह मत बताएं कि क्या हम ये सब भूल गए हैं। निश्चित रूप से मैं नहीं भूला हूँ, युचे ने जल्दी से कहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक बार जब शैतानी जहर आपके सिस्टम से साफ हो जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग जब चाहे तब कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... ये सही है, जैस्मीन ने ऐसी आवाज में उत्तर दिया जो किसी भी भावना या रंग से रहित थी। क्या आप समय आने पर लापरवाही से, बिना किसी रोक टोक के मेरी शक्ति उधार लेने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वाकई में नहीं, युनचे ने कहा। मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या आप उस समय आने पर पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल और नेदरवर्ल्ड उडुम्बरा फूल की खोज कर पाएंगे। आखिरकार आप इतने शक्तिशाली हैं। यदि आपने इसे स्वयं खोजा, तो आप निश्चित रूप से इसे मेरी तुलना में कहीं अधिक तेजी से खोज लेंगे। मुझसे नहीं हो सकता, चमेली ने उदासीनता से कहा। मेरी आत्मा तुमसे इतने सरल तरीके से नहीं जुड़ी है, बल्कि वह वास्तव में तुम्हारी जीवन रेखा से उलझी हुई है। इससे पहले कि मेरा शरीर पुनर्गठित हो जाए, मैं तुमसे बहुत दूर नहीं जा पाऊंगा या तुम्हें बहुत लंबे समय के लिए छोड़ नहीं पाऊंगा। यदि नहीं, तो मेरी आत्मा की शक्ति अपरिवर्तनीय रूप से कमजोर हो जाएगी। ये तो अच्छा है, युचे ने राहत की एक छोटी सी सांस ली। चमेली, मुझे बस इस बात का डर है कि अब से 1 साल बाद मैं एक दिन जागूंगा और पाऊंगा कि तुम चुपचाप अकेले चले गए हो। अगर ऐसा होता, तो मैं निश्चित रूप से बहुत अकेला और दुखी हो जाता, युचे ने आगे देखते हुए धीरे से कहा। जैस्मीन ने ठंडी हंसी दी। इस तरह के शब्द जो लड़कियों को मनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या आपने वास्तव में ये सोचा था कि इसका मुझ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? एक बार जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, तो मैं वास्तव में तुरंत चला जाऊंगा। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं चुपचाप नहीं हटूंगा। जाने से पहले मैं वैसा ही करूंगा जैसा मैंने तुमसे पहले वादा किया था, और मैं तुम्हें अपना स्टार गॉड प्रोफाउंड आर्ट प्रदान करूंगा। आखिरकार मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और ये तुम ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। उस समय, चाहे वह इल्यूसरी डेमन दायरे में हो या प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में, कोई भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाएगा और आप पूरी तरह से लापरवाह जीवन जी सकते हैं। आप जी भर कर दिखावा कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी ओर अपना सिर झुकाए, तो उनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आपके पास उतनी ही स्त्रियां होंगी जितनी आपका दिल चाहता है, लेकिन उसके बाद स्वाभाविक रूप से हम पर एक दूसरे का एक भी बकाया नहीं होगा और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रात की हवा ने उसका स्वागत किया क्योंकि वह हल्की ताजगी लेकर आई। जैस्मीन के शब्दों ने उसे स्पष्ट रूप से बताया, जिस दिन वह पूरी तरह से ठीक हो गई, वह दिन भी होगा जब वह उसे स्वर्ग के नीचे बेजोड़ बना देगी। ये 4 शब्द थे जो शुद्ध कल्पना की गहराई से उभरे हुए प्रतीत होते थे। चूंकि जैस्मिन ने ही यह कहा था, इसलिए ये किसी भी संदेह से परे सच था। लेकिन इससे युनचे को कोई खुशी नहीं हुई, नहीं उसके चेहरे पर मुस्कान खिली। वह आगे कुछ नहीं बोला, इसके बजाय उसने रात की हवा का स्वागत किया और सीधे पश्चिम की ओर चला गया, और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह पहले ही डेमन इंपीरियल सिटी की सीमा को छोड़ चुका था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।